लिए इससे दमदार बुक कोई है ही नहीं, आप किसी से भी पूछ लीजिए। चलिए, ये एकदम इनफ है। मैं जो आज आपको पढ़ाने वाला हूं यह एकदम इनफ है। आप कहीं से भी सेट मारिएगा, अगर यहां से प्रश्न नहीं मिलेंगे तो समझ जाइएगा कि प्रश्न देने वाला ही कहीं और से प्रश्न दे दिया। देखिए, तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग से। देखिएगा, सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों, सभी लोग अपने पास कॉपी पेन रख सकते हैं, हालांकि पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा। देखिएगा, बिहार में यूरोपीय कंपनियों की स्थापना से देखते हैं पहले दोस्तों। तो याद रखिएगा, बिहार में जब यूरोपीय कंपनियों की स्थापना होती है उस समय बिहार जो सर्वाधिक प्रसिद्ध था, आप सभी जानते हैं सोरे और अफीम के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध हुआ करता था। और याद रखिएगा, यहां पे सोरे अफीम की उत्पादन अधिक होती थी। यही एक वजह थी कि यूरोपीय कंपनियों को बिहार की ओर आकर्षित होने की। तो बिहार किसके लिए जाना जाता था? सोरे और अफीम के लिए जाना जाता था, क्योंकि बिहार सोरे और अफीम का प्रमुख केंद्र था दोस्तों। और इस सोरे का प्रयोग जो किया जाता था, इसमें सोरे और अफीम, सोरे का प्रयोग जो किया जाता था बारूद बनाने में किया जाता था। क्योंकि आप जानते हैं कि जितने सारी यूरोपीय कंपनियां आई, तरह तरह के आधुनिक हथियारों से लैस थी और उन हथियारों को चलाने के लिए बारूद की आवश्यकता होती थी। और यह बारूद उन्हें कहां मिलता था? बिहार में मिलता था, कि सोरे का उत्पादन बिहार में होता था। तो याद रखिएगा, बिहार सोरे के लिए ज्यादा फेमस था, यानी सोरे और अफीम का प्रमुख था दोस्तों। क्लियर है? आप सभी को सब चीज दिख रही है? चलिए, बहुत बढ़िया, हमें तो दिख रही है, आप लोग को भी दिख रही होगी। देखिएगा, अब देखिएगा, बिहार में जो प्रमुख यूरोपीय कंपनियां आई उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले कंपनी का नाम और यहां पे फैक्ट्री की स्थापना वर्ष को देखेंगे, कब कब उन्होंने फैक्ट्री की स्थापना की। सबसे पहले पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना हुई 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हुई है पुर्तगाली फैक्ट्री ने। उसके बाद देखिएगा, डच फैक्ट्री की स्थापना की गई 1632 में पटना कॉलेज में। और यह भी आई है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि डचों ने बिहार में अपनी फैक्ट्री सर्वप्रथम कब स्थापित किया था? 1600 पटना में स्थापित किया था दोस्तों, 1632 में स्थापित किया था। कहां किया था? पटना कॉलेज में किया था दोस्तों। क्लियर है? चलिएगा, उसके बाद देखेंगे ब्रिटिश फैक्ट्री की स्थापना कब की गई थी? 1651 ईस्वी में की गई थी। याद रखिएगा, 1651 ईस्वी में ब्रिटिश फैक्ट्री की स्थापना की जाती है। उसके बाद बिहार में डेनिश फैक्ट्री की स्थापना की अगर बात करते हैं तो डेनिश फैक्ट्री की स्थापना 1774 ईस्वी में की जाती है। डेनिश फैक्ट्री की स्थापना 1774 फैक्ट्री में की जाती है। अब कंपनी की स्थापना हो जाती है दोस्तों। इसके बाद आप सभी देखेंगे कि बिहार में बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्रों के संदर्भ में बंगाल में कंपनियां आती है, अंग्रेज आते हैं और अंग्रेज के साथ संघर्ष भी होता है। वे सारी घटना आप इंडियन हिस्ट्री में पढ़ चुके होंगे, जैसे प्लासी का युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध होता है। तो यहां पे हमने जो तथ्य शामिल किया है वे सिर्फ बिहार से जुड़े हुए घटनाओं को शामिल किया है। बाकी तथ्यों को आप इंडियन हिस्ट्री में पढ़ेंगे, भारत के इतिहास में पढ़ेंगे, जैसे प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, ये सभी आप इंडियन हिस्ट्री में पढ़ेंगे। यहां पर हम सिर्फ बिहार से जुड़े हुए घटनाओं को ही शामिल किया है। चलिएगा, उसके बाद आप देखिएगा, बिहार के प्रमुख जनजातीय विद्रोह, बिहार के प्रमुख जनजातीय विद्रोह एकदम छाप लीजिएगा दोस्तों। बिहार के इन जनजातीयों विद्रोहों से एक दो प्रश्न हर साल पूछा जाता है, एक दो प्रश्न हर साल पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, नोनिया विद्रोह कई बार बीपीएससी में पूछा गया है कि नोनिया विद्रोह किसके लिए किया गया था। याद रखिएगा, यह नोनिया विद्रोह 1770 से 80 के बीच में किया गया था, बिहार में किया गया था। और यह सोरा के उत्पादन से संबंधित है। किससे है? पूछा जाता है प्रश्न, नोनिया विद्रोह कब किया गया था? तो कब किया गया था? 1770-80 के बीच किया गया था। और नोनिया विद्रोह किस लिए किया गया था? तो याद रखिएगा, सोरा के उत्पादन से किया गया था। यानी आप जानते हैं कि बिहार उस समय सोरे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। तो सोरे उत्पादकों ने क्या किया था? विद्रोह कर दिया था, सोरे के उत्पादन करने से इनकार कर दिया था। इसी को नोनिया विद्रोह कहा जाता है। और यह सोरे के उत्पादन से संबंधित था दोस्तों। उस समय जो सोरा उत्पादक का केंद्र था दोस्तों बिहार में, उसमें हाजीपुर, तिरहुत, सारण और पूर्णिया जो है उस समय क्या था? उत्पादक केंद्र था। किसका उत्पादक केंद्र था दोस्तों? सोरे का उत्पादक केंद्र था। क्लियर है? सोरे का उत्पादक केंद्र कौन कौन था? हाजीपुर, तिरहुत, सारण और पूर्णिया। तो ये नोनिया विद्रोह है दोस्तों। चलिएगा, अब देखते हैं तमार विद्रोह। देखिएगा, तमार विद्रोह भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये तमार विद्रोह जो है आप देखेंगे 1784 से 94 के बीच चलाया गया। यह छोटा नागपुर के उरांव जनजातियों के द्वारा चलाया गया था। छोटा नागपुर में एक जनजाति पाई जाती थी जिसका नाम उरांव जनजाति था दोस्तों। यह उरांव जनजातियों के द्वारा तमार विद्रोह चलाया गया था। और यह जो विद्रोह चलाया गया था वह मूल रूप से जमींदारों के शोषण के विरुद्ध चलाया गया था। आप सभी जानते हैं कि जब ब्रिटिश भारत आए तो ब्रिटिश ने भारत के कई क्षेत्रों में ऐसे आर्थिक नीतियां लागू किए जिनसे हमारे बिहार या कई अन्य क्षेत्र के जो कृषक थे, जो मजदूर थे, जो नीलहे थे, उनको अत्यधिक शोषण किया गया, उनके ऊपर अत्याचार किया गया। और उसी के आधार बनाकर जनजातियों के ऊपर भी क्या किया गया? शोषण किया गया, अत्याचार किया गया। जनजातियों के राजनीतिक शोषण किया गया, आर्थिक शोषण किया गया, धार्मिक शोषण किया गया। तो इन सभी शोषणों से परेशान होकर के जनजातियों ने अंग्रेजों के खिलाफ, ब्रिटिश के खिलाफ क्या किए? असंतोष की भावना पैदा किए और विद्रोह प्रारंभ कर दिया, जिसे हम लोग जनजातीय विद्रोह के रूप में देखते हैं। उसी में से एक था तमार विद्रोह, जो कि जमींदारों के शोषण के विरुद्ध चलाया गया था दोस्तों। किसके विरुद्ध चलाया गया था? जमींदारों के शोषण के विरुद्ध यह तमार विद्रोह चलाया गया
गया था 1784 से 94 के बीच। चलिएगा नेक्स्ट है दोस्तों चेरो विद्रोह। चेरो विद्रोह देखेंगे, ये चेरो विद्रोह जो है दोस्तों देखिएगा 1800 से 1802 के बीच चलाया गया। यह पलामू के, देखिएगा पलामू के शासक भूषण सिंह के नेतृत्व में चलाया गया था। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि चेरो विद्रोह कब चलाया जाता, किसके द्वारा चलाया गया था, चेरो विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, इसके नेता कौन थे। जल्दी से कमेंट में ठोक दीजिएगा कि चेरो विद्रोह के नेता कौन थे। दोस्तों याद रखिएगा भूषण सिंह था इसके नेता थे। भूषण सिंह के नेतृत्व में चेरो विद्रोह चलाया गया था, लेकिन भूषण बहुत जल्द ही अंग्रेजों द्वारा दमनकारी नीति चला करके इस विद्रोह का दमन कर लिया जाता है और भूषण सिंह को 1802 ईस्वी में फांसी दे दी जाती है और यह विद्रोह समाप्त हो जाता है। क्लियर है। चलिएगा नेक्स्ट है देखिएगा दोस्तों कोल विद्रोह। कोल पीडीएफ के लिए टेंशन नहीं लेना, आप सिर्फ बातों को सुनते जाएं, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। देखिएगा अगला है दोस्तों कोल विद्रोह। कोल विद्रोह देखिएगा 1831-32 में चलाया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार यहां पे जितने भी जनजातीय विद्रोह आप देख रहे हैं दोस्तों, यहां से एक प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। जैसे कोल विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया दोस्तों, बुद्धो भगत के द्वारा किया गया। कोल विद्रोह का नेतृत्व, देखिए ईस्वी से ज्यादातर प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, ज्यादातर प्रश्न आपको विद्रोह से कैसे पूछा जाएगा, उनके नेतृत्वकर्ता के संबंध में पूछा जाएगा कि फलना विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो याद रखिएगा कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, बुद्धो भगत ने किया था। कमेंट में जल्दी जल्दी आप लोग लिखते जाइएगा ताकि आपको याद रहे। बहुत बढ़िया, अस्मिता कुमारी जी, आरती कुमारी जी, साक्षी सिंह जी, जयप्रकाश कुमार जी, भूषण सिंह ने किया था। बहुत बढ़िया। देखिएगा कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, बुद्धो भगत ने किया था। और यह कोल विद्रोह जो किया गया था दोस्तों, चावल की शराब पर उत्पाद शुल्क लगाने के कारण किया गया था। देखिए जो जनजातीय लोग होते थे दोस्तों, वे क्या करते थे, चावल से नशीली शराब तैयार करते थे। चावल को सड़ा कर गला करके उससे नशीली तैयार करते थे ब्रिटिशों द्वारा, और उनके द्वारा नहीं तो जमींदारों के द्वारा क्या किया गया कि जो जनजातियों के द्वारा चावल से नशीले शराब बनाए जाते थे उनके ऊपर उत्पाद शुल्क लगा दिया गया, जिससे जनजातियों की भावनाओं को आहत पहुंचा और उन्होंने इनके विरुद्ध क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। किसके नेतृत्व में, बुद्धो भगत के नेतृत्व में, और इसे कोल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। क्लियर है। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों भूमिज विद्रोह। भूमिज विद्रोह की बात करेंगे 1832 से 33 ईस्वी में चलाया गया था। इनके नेतृत्व गंगा नारायण सिंह ने किया था। भूमिज विद्रोह किसके द्वारा चलाया गया था, बहुत बढ़िया, बुद्धो भगत जी। चलिए पीडीएफ मिलेगा ग्रुप में, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, गंगा नारायण सिंह ने किया था। और यह जो विद्रोह किया गया था भूमिज विद्रोह, यह देखिए नाम से स्पष्ट है, भूमिज विद्रोह। भूमि मतलब भूमि पर अत्यधिक लगान लगाने के कारण यह विद्रोह किया गया था। यानी लगानों से शोषित होने के कारण जो अंग्रेजों द्वारा अत्यधिक लगान लगा दिया जाता था, उसी के विरुद्ध में यह विरोध प्रारंभ किया गया था, लगान के विरुद्ध में। इसके क्षेत्र प्रमुख क्षेत्र थे वीरभूम एवं सिंहभूम थे, जो वर्तमान में झारखंड के इलाके में आते हैं दोस्तों। क्लियर है। तो यह था आपका भूमिज विद्रोह। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा VVI संथाल विद्रोह, और ये तो कहना ही नहीं दोस्तों, आपको मुख्य परीक्षा मेंस में भी पढ़ना है। संथाल विद्रोह आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन यहां से कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे पहले यदि बात कर लिया जाए संथाल विद्रोह की, कब हुआ था शुरुआत, 1855-56 में हुआ था। चार भाई सिंधु, कान्हू, चांद और भैरव, इन चार भाइयों ने मिलकर के विद्रोह प्रारंभ किया था दोस्तों। यानी इनका नेतृत्व किसने किया था, सिंधु, कान्हू, भैरव तथा चांद, ये चार भाइयों ने मिलकर के किया था। कब, 1855 से 56 ईस्वी के बीच। इसका जो क्षेत्र था दोस्तों भागलपुर से राजमहल की तरफ था दोस्तों, और ये भागलपुर से राजमहल के क्षेत्र जो है वह दमन एकोह के नाम से जाना जाता था दोस्तों। तो याद रखिएगा कौन सा विद्रोह दमन एकोह में चलाया गया था दोस्तों, जल्दी से बताइएगा। दमन एकोह के क्षेत्र में कौन सा विद्रोह प्रस्तावित किया गया था, कमेंट में बताइएगा। तो भागलपुर से राजमहल के बीच भगना बीच में जिसे दमन एकोह कहा जाता था, याद रखिएगा दमन एकोह के नाम से जाना जाता था। उसके बाद इन संथालों ने भारी मात्रा में अपने सैनिकों को इकट्ठा किया, अपने जनजातियों को इकट्ठा किया, और जनजातियों को इकट्ठा करके क्या किया, इन्होंने ब्रिटिशों तथा अंग्रेजी जमींदार जो चाटुकारिता होते थे उनके खिलाफ विद्रोह की बिगुल बजा दिया, और कई मात्राओं में इन्होंने अंग्रेजी शासनों का दमन भी किया। लेकिन अंततः क्या थी, यह विद्रोह सुसंगठित नहीं था, और अंग्रेजी शक्ति कहीं ना कहीं इनसे ज्यादा जो है वह क्या थे, ताकतवर थी, पावरफुल थी। क्योंकि एक और संथाल यानी कि जो भी जनजाति थे वे अपने परंपरागत हथियारों से लड़ा करते थे, तीर, धनुष, भाला, बर्छी से। दूसरी ओर ब्रिटिश के सैनिक जो थे वे नए नए आधुनिक तकनीकों से लैस आधुनिक हथियार से लड़ा करते थे। फिर भी अगर संथालों की बात किया जाए तो यह अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम सशक्त जनजातीय आंदोलन था, जिन्होंने ब्रिटिशों की नींद हराम कर दी थी। इसके दमन करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सर्वप्रथम मेजर बारो को भेजा, लेकिन संथालों ने मेजर बारो को भी पराजित कर दिया और उसकी हत्या कर दी। अंततः ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, परेशान होकर के संथालों के विरुद्ध कठोर दमनात्मक नीति अपनाई। और याद रखिएगा कैप्टन एल्केजेंडर तथा लेफ्टिनेंट थॉमसन के द्वारा इस विद्रोह को दमन कर लिया गया, और सिंधु, चांद, भैरव को क्या कर दिया गया, मार दिया गया, और एक भाई भैरव को क्या किया गया, फांसी की सजा दी गई, और अंततः यह विद्रोह को दमन कर लिया गया। कई संथालों को फांसी की सजा भी हुई। चलिएगा यह था आपकी संथाल विद्रोह। इससे ज्यादा प्रश्न संथाल से नहीं पूछे जाएंगे। अगला है देखिए लोटा विद्रोह। देखिए अब ये लोटा विद्रोह क्या है दोस्तों, ले लोटा विद्रोह वाला लोटा विद्रोह क्या है देखिएगा दोस्तों। क्लियर है,
बहुत बढ़िया। संताल विद्रोह दमन को सभी लोग बढ़िया जवाब दे रहे हैं, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों एक बार। देखिएगा लोटा विद्रोह कब हुआ था? 1856 में हुआ था, यानी 1857 के ठीक पहले हुआ था। और ये सभी विद्रोह कहां हुए थे दोस्तों? ये सभी विद्रोह कहां हुए थे? बिहार के प्रमुख विद्रोह है तो बिहार में ही हुए थे। लोटा विद्रोह 1856 में हुआ था, 1857 से ठीक पहले। शेयर कर दिए दोस्तों, कम से कम 50 लाइव तो पुराइए। देखिएगा लोटा विद्रोह 1856 में हुआ था, मुजफ्फरपुर के कैदियों के द्वारा किया गया था। देखिएगा कहां किया गया था? कई बार प्रश्न पूछा गया है कि बिहार में लोटा विद्रोह कहां किया गया था दोस्तों? बिहार में लोटा विद्रोह कहां किया गया था? जल्दी से कमेंट में बताइएगा दोस्तों, लोटा विद्रोह कहां किया गया था? मुजफ्फरपुर के कैदियों के द्वारा किया गया था, अर्थात मुजफ्फरपुर में किया गया था। कारण क्या था दोस्तों? अब देखिए विद्रोह का कारण कितना इंटरेस्टिंग है कि पीतल के लोटे की जगह मिट्टी के लोटे देना। यानी मुजफ्फरपुर के कैदी भी बड़ा स्मार्ट बंदा थे दोस्तों, बहुत बड़ा स्मार्ट थे। और ये स्मार्टनेस की ही पहचान है, आप लोग देख लीजिए कि पहले उसे पीतल का लोटा दिया जाता था, तो पीतल के लोटा नहीं देकर के जैसे ही मिट्टी का लोटा दिया तो मुजफ्फरपुर के कैदियों ने क्या किया? अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। किसके कारण? लोटा के कारण। इसलिए इसे लोटा विद्रोह कहा गया है। 1856 में कहां पे हुआ था? बहुत बढ़िया दुल्हे राजा, नमस्कार। इसलिए बहुत बढ़िया नाम है आपका जी, दुल्हे राजा, बहुत बढ़िया। हमको भी दुल्हा बनने का मन करता है आपका नाम सुन करके। मुजफ्फरपुर में चलाया गया था लोटा विद्रोह, लोटा के कारण चलाया गया था, याद रखिएगा। चलिए अगला है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मुंडा विद्रोह। देखिएगा मुंडा विद्रोह, और यह विद्रोह देखिएगा दोस्तों आपके प्रश्न में सीडीपीओ में एकदम छपने वाले हैं, नोट कर लीजिएगा। मुंडा विद्रोह 1899 से 1901 तक चलाया था दोस्तों। किसके नेतृत्व में चलाया गया था? बिरसा मुंडा के नेतृत्व में चलाया गया था, याद रखिएगा। बिरसा मुंडा, जिसे धरती का आबा, जगत पिता कहा जाता है। इसे धरती का आबा अर्थात जगत पिता कहा जाता है। सबसे बड़ी बात कि यह मुंडा विद्रोह जो था वह जनजातियों की तरफ से ब्रिटिश औपनिवेशिक शक्ति के विरुद्ध एक महान जनशक्ति विद्रोह था दोस्तों। और यह विद्रोह भी अंग्रेजों की नींव को हिलाकर रख दिया था। इसलिए इस विद्रोह को महान उलगुलान भी कहा जाता है। इस विद्रोह को महान उलगुलान भी कहा जाता है। बिरसा मुंडा एक पढ़े लिखे अंग्रेजी और संथालों की भाषा हिंदी, यानी अंग्रेजी, मुंडा और हिंदी, ये सभी भाषा का उन्हें ज्ञान था। और कई वर्षों तक उन्होंने ब्रिटिश कंपनी में काम भी किया था, लेकिन वे ब्रिटिश से बहुत असंतोष थे। और उन्होंने क्या किया? अपने अनुयायियों को, मुंडाओं में जो व्याप्त भ्रम था, जो वहां पे उसमें कुप्रथाएं थी, उनको समाप्त करने के लिए उन्होंने पहले क्या किया? अपने आप को ठाकुर जी का अवतार बताया। उन्होंने कहा कि ठाकुर जी ने हमें भेजा है किसकी रक्षा करने के लिए? आपकी रक्षा दीकुओं से करने के लिए। और उन्होंने अपने अनुयायियों को कहा कि हम ईश्वर के द्वारा, ठाकुर जी के द्वारा भेजे गए दूत हैं, और यदि हमें कोई हरा नहीं है, यदि हमारी लड़ाई दीकुओं से हुई तो उनके खून से धरती इस तरह लाल हो जाएगी जैसे कि हमारा यह लाल झंडा। बिरसा मुंडा ने यह कथन अपने अनुयायियों को कहा। अनुयायियों में बहुत जोश आ गया कि साक्षात हमारे ठाकुर बाबा खड़े हैं, और उन्होंने वही जोश उल्लास के साथ अंग्रेजों के विरुद्ध क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। दोस्तों यहां पर दीकू शब्द का जो प्रयोग किया गया है वह साधारणतः वैसे लोगों के लिए किया गया है जो इन पर अत्याचार करते थे, जैसे जमींदार, ब्रिटिश अधिकारी, है ना, साहूकार, इनके लिए लोग दीकू शब्द का प्रयोग करते थे। तो बिरसा मुंडा ने अपने अनुयायियों को क्या किया? पहले एकत्रित किया, संगठित किया, और ब्रिटिश औपनिवेशिक के विरुद्ध एक बड़ा संघर्ष खड़ा कर दिया। लेकिन वही बात कि संथाल जहां एक और अपने परंपरागत हथियारों से लड़ रहे थे, ब्रिटिशों के पास नए नए तकनीक के हथियार थे। अंततः ब्रिटिश के द्वारा बहुत ही कठोरनात्मक, दंडात्मक जो है नीति अपनाई जाती है। और बिरसा मुंडा को 3 फरवरी 1900 को बिरसा को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जंगल में सोते हुए गिरफ्तार कर लिया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि जेल में ही हैजा के कारण 1901 में उनकी मृत्यु हो जाती है। जैसे ही बिरसा मुंडा की मृत्यु हो जाती है, उनको क्या हो जाता है? उनके जो अनुयायी थे उनके द्वारा विद्रोह की समाप्ति कर दिया जाता है और इस विद्रोह का दमन कर लिया जाता है। क्लियर है? चलिएगा अगला प्रश्न है ताना भगत आंदोलन। देखिएगा यह जो ताना भगत आंदोलन है दोस्तों, यह 1914 में किया गया था, और यह भी उरांव जनजातियों के द्वारा प्रारंभ किया गया था। चलिए क्लियर है? क्लियर है? 3 मार्च 1900, 3 फरवरी, देखिए डेट में इस सब का आफ्ताब रवि जी 3 मार्च 1900, देखिए कई बुक में आपको 3 फरवरी 3 मार्च मिलेगा, इसमें डेट में थोड़ा डाटा क्लियर है। इम्तियाज अहमद में डेट दिया ही नहीं है। जो ऑफिशियल बुक होती है उसमें डेट कभी नहीं देता है इतिहास में, खास करके ऐसे सब कंट्रोवर्सी वाले क्वेश्चन में। लेकिन मेरे ख्याल से हमने 2-3 बुक पढ़ा, उसमें 3 फरवरी था। देखिएगा ताना भगत आंदोलन, आप केबीसी नैनो देखिएगा, उसमें 3 फरवरी ही दिया गया है। ताना भगत आंदोलन 1914 में उरांव जनजातियों के द्वारा प्रारंभ किया गया, और इसके नेतृत्व कौन किए थे? जतरा भगत किए थे। जो जतरा भगत थे उन्होंने इनका नेतृत्व किया था। जल्दी से कमेंट में बताइएगा ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जतरा भगत ने किया था दोस्तों। जल्दी से आप लोग कमेंट में लिखिएगा। बाद में यह गांधीवादी में क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। बाद में यह गांधी से प्रेरित होकर उनकी ओर आकर्षित हो जाता है। तो ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। चलिएगा जल्दी से कमेंट करके बताइएगा ताना विद्रोह किसने किया था। देखिएगा अब देखेंगे दोस्तों स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का योगदान।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का योगदान, और इसके अंतर्गत जो हम सबसे पहले देखेंगे वे देखेंगे बिहार में 1857 का विद्रोह। देखिएगा बिहार में 1857 का विद्रोह, छाप लीजिएगा दोस्तों, एक प्रश्न यहां से पूछा जाता है और ये बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। जैसे आप लोग का लड़की का फेवरेट क्या होता है, पिज्जा गुपचुप, हमारा भी फेवरेट पिज्जा गुपचुप है, तो बीपीएससी का भी फेवरेट है ये बिहार स्पेशल का 1857 का विद्रोह। आप देख लीजिए प्रीवियस सारे एग्जामों में एक प्रश्न यहां से पूछे गए हैं। जतरा भगत, अलका कुमारी, अस्मिता कुमारी, साक्षी सिंह, वैभव राजा, बहुत बढ़िया, रविंद्र कुमार जतरा भगत, रंजनी दास जतरा भगत, बहुत बढ़िया। देखिएगा 1857 का विद्रोह की बात करते हैं तो बिहार में प्रारंभ कब हुआ था, 12 जून 1857 को प्रारंभ हुआ था। कहां पे, रोहनी नामक देवघर के झारखंड में, जो कि वर्तमान में झारखंड में है, उस समय बिहार में था। 12 जून 1857 को रोहनी नामक स्थान में बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रारंभ किया जाता है। क्लियर है? चलिएगा परिणाम क्या होता है, देखिएगा 32वीं रेजिमेंट के कार्यरत सैनिकों ने लेस्ली तथा डॉक्टर ग्रांट की हत्या कर देती है। जो 32वीं रेजिमेंट के सैनिक होते हैं उन्होंने लेस्ली तथा ग्रांट की हत्या कर देती है और वहीं से विद्रोह का बिगुल बज जाता है दोस्तों। चलिएगा देखिएगा, अब अगर विद्रोह बिहार में 1857 का प्रारंभ अगर पूछा जाए दोस्तों, सभी लोग जान गए होंगे कब प्रारंभ होंगे, आप लोग कमेंट में लिखते जाइए। चलिए बहुत बढ़िया, देखिएगा बिहार में 1857 का प्रारंभ 12 जून 1857 को देवघर के रोहनी नामक स्थान पर हुआ था। अंग्रेजी सेना की 32वीं रेजिमेंट की सैन्य टुकड़ी मेजर नॉर्मल लॉसली तथा सहायक सर्जेंट डॉक्टर ग्रांट की हत्या कर दी। इस घटना से बिहार में 1857 की विद्रोह की शुरुआत हुई। यानी कि सिपाहियों के द्वारा क्या किया गया था, किन दो की हत्या की गई थी, मेजर नॉर्मल लॉसली तथा सहायक एजेंट डॉक्टर ग्रांट की हत्या कर दी गई, और इसी के परिणाम से बिहार में 1857 के विद्रोह का क्या होता है, प्रारंभ होता है। क्लियर है? चलिएगा अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिएगा अगला प्रश्न है पटना में 1857 का विद्रोह। देखिएगा जैसे ही बिहार के रोहनी नामक स्थान में विद्रोह का प्रारंभ होता है, धीरे धीरे यह पटना में भी प्रारंभ हो जाता है, और कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पटना में विद्रोह का प्रारंभ कब होता है। देखिएगा 3 जुलाई 1857 को यह विद्रोह पटना में प्रारंभ हो जाता है। पुस्तक विक्रेता पीर अली के नेतृत्व में, जो गुरहट्टा मोहल्ले के एक पुस्तक विक्रेता होते हैं, यानी कि 3 जुलाई 1857 को पटना में विद्रोह प्रारंभ हो जाता है पीर अली के नेतृत्व में। और याद रखिएगा इस जब दमनकारी नीति चलाया जाता है, अब पीर अली के नेतृत्व में क्या किया जाता है कि विद्रोह चलाया जाता है। हालांकि उस समय जो पटना के कमिश्नर होते हैं उनका नाम क्या होता है, विलियम टेलर। याद रखिएगा ये टेलर जो देख रहे हैं वे उस समय पटना के कमिश्नर होते हैं, और पटना के कमिश्नर टेलर के द्वारा लगातार पीर अली को पकड़वाने की कोशिश की जाती है और पटना में विद्रोह की दबाने की कोशिश की जाती है। अंततः सबसे पहले लोयल को, कैप्टन लोयल को दमन करने के लिए भेजा जाता है पटना में पीर अली को पकड़ने के लिए। लेकिन लोयल जो कि हफीम व्यापार के एजेंट था, याद रखिएगा हफीम व्यापार के एजेंट लोयल को 1800 पटना में दमन के लिए भेजा जाता है। लेकिन ये लोयल भाई साहब क्या होता है, मारा जाता है। जब लोयल की मृत्यु हो जाती है तो पटना के कमिश्नर टेलर और बौखला जाता है और काफी कठोरनात्मक दंडनात्मक जो है वे क्या किया जाता है, दमनकारी नीति चलाया जाता है। अंततः टेलर जो कि उस समय पटना के कमिश्नर थे, उन्होंने क्या किया, एक कठोरनात्मक दंडात्मक नीति चलाई और सभी जगहों पर पटना के गली मोहल्लों में पर्चा सटवा दिया कि जो भी इस तरह के कार्य से संबंधित है उन्हें मृत्युदंड, फांसी की सजा दी जाएगी। और कई पटना के कई जो इस विद्रोह से जुड़े थे उन्हें पकड़ करके क्या किया गया, फांसी की सजा दी गई और उन्हें मृत्यु की सजा दी गई, और अंततः पीर अली को भी फांसी की सजा दिया गया। लेकिन पीर अली की इस आदम साहस को देख करके कमिश्नर टेलर अपनी पुस्तक, जब वो इंग्लैंड जाते हैं, यहां तो नहीं लिखा लेकिन कहीं ना कहीं पीर अली की आदम साहस उनके हृदय में वास कर गया था, उनका डर। और जब ये इंग्लैंड पहुंचते हैं तो इंग्लैंड में उन्होंने अपनी पुस्तक आवर क्रिसिस में पीर अली के बहादुरी का जिक्र किया है। दोस्तों सैल्यूट ऐसे हमारे पीर अली जैसे शहीदों की, जिनका जो है व्याख्यान वही लोग करते हैं जो उनको फांसी की सजा दिया था। एक सैल्यूट पीर अली के नाम से आप जरूर जरूर करें, क्योंकि इन्होंने जो कार्य किया है वे बिहार के 1857 में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी पटना की तरफ से। चलिएगा तो देखिएगा अब जो है इस विद्रोह को क्या कर लिया जाता है, दमन कर लिया जाता है। और याद रखिएगा इसी विद्रोह के समय जो टेलर होता है वह जो उस समय के 3 प्रतिष्ठित मुसलमान होते हैं, जो 3 प्रतिष्ठित मुसलमान होते हैं, मोहम्मद हुसैन, अहमदुल्ला और बाजुल हक, इनको बुलाया जाता है कि आप आइए, चाय पानी पिलाएंगे, नाश्ता करवाएंगे और आपको क्या करेंगे, आपसे शांति से बात करेंगे। ये तीनों बेचारा सोचे, मोहम्मद हुसैन, अहमदुल्ला और बाजुल हक, ये तीनों बोले चलो जाकर मिलते हैं, क्या कहता है। और टेलर ने इसको बुलाया मिलने के लिए, और जैसे ही भाई साहब मिलने के लिए गया, इसको क्या कर लिया गया, बंदी बना लिया गया और नजरबंद कर दिया गया। किसको, तो याद रखिएगा
अगर प्रश्न में पूछा जाए कि पटना में 1857 के विद्रोह के समय किन मुसलमानों को बंदी बना लिया गया, तो याद रखिएगा 3 मुसलमान का नाम, मोहम्मद हुसैन, अहमदुल्लाह और वाइजुल हक। इन तीनों को टेलर ने धोखे से गिरफ्तार कर लिया। हमने बताया था आवर क्रिसिस में टेलर द्वारा लिखित पुस्तक जिसमें पीर अली के आदम साहस की प्रशंसा की गई है। अब पटना की कहानी खत्म, पटना का विद्रोह दमन कर लिया गया। अब आते हैं नेक्स्ट, मुजफ्फरपुर में विद्रोह। देखिएगा कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मुजफ्फरपुर में विद्रोह कब प्रारंभ किया गया। दोस्तों याद रखिएगा 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर में विद्रोह प्रारंभ किया जाता है, 25 जुलाई 1857 को। और देखिएगा यह विद्रोह क्या होता है, इसका परिणाम क्या होता है कि जैसे ही 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर में विद्रोह प्रारंभ किया जाता है, वहां के सिपाहियों द्वारा कुछ अंग्रेज अधिकारियों की क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है और वहां से सिपाही क्या करते हैं, विद्रोह करते हैं। अब मुजफ्फरपुर के बाद आते हैं दानापुर में विद्रोह। देखिएगा दानापुर में यदि विद्रोह की बात करते हैं तो दानापुर में भी 25 जुलाई को हुआ था। तो किन 2 जगहों पर एक ही समय पर विद्रोह प्रारंभ हुआ था, एक ही तिथि को, तो मुजफ्फरपुर और दानापुर। मुजफ्फरपुर में भी 25 जुलाई को, दानापुर में भी 25 जुलाई को विद्रोह प्रारंभ हुआ था। क्लियर है। इसका परिणाम क्या हुआ, तो 3 रेजिमेंटों के सैनिक ने विद्रोह कर दिया और इसी दिन यानी 25 जुलाई को यहां पे विद्रोह प्रारंभ हुआ दानापुर के रेजिमेंटों के द्वारा और अगले ही दिन 26 जुलाई के यहां से सैनिकों ने कहां पहुंचा, आरा पहुंचा। जगदीशपुर के वहां पे जो राजा थे, जमींदार थे वीर कुंवर सिंह, उनको इस सैनिकों के द्वारा क्या चुना गया, अपना नेता चुना गया और उनके नेतृत्व में फिर वीर कुंवर सिंह ने क्या किया, अपने सैनिकों का नेतृत्व किया और फिर क्या किया, आरा को अंग्रेजों से मुक्त करवाया और स्वयं को आरा का शासक बना लिया, आरा का शासक कहलवाए। लेकिन बहुत जल्द ही टेलर के द्वारा वीर कुंवर सिंह पर आक्रमण कर दिया जाता है और अंततः वीर कुंवर सिंह को आरा छोड़कर भागना पड़ता है। फिर यह रीवा होते हुए कानपुर पहुंचते हैं जहां पर नाना साहब के सहयोग से यह आजमगढ़ की लड़ाई करते हैं और आजमगढ़ में ये क्या होते हैं, विजय होते हैं। चलिएगा देख सकते हैं अगले दिन शाहबाद जिला में प्रवेश कर गए और जगदीशपुर जमींदार वीर कुंवर सिंह के नेतृत्व में विप्लव आरंभ किया। क्लियर है। चलिएगा अब ये छोटा सा बॉक्स है जहां पे हमने नोट करके लिखा है कि कहां कहां विद्रोह जो है, किन किन जगहों पर विद्रोह कब कब प्रारंभ हुआ, क्योंकि यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे देखिए ये स्थान है और ये विद्रोह का प्रारंभ है। आप लोग ऐसी तरीके का बॉक्स बनाया करें। क्लियर है। देखिएगा बिहार में 12 जून को, पटना में 3 जुलाई को, मुजफ्फरपुर में 25 जुलाई को और दानापुर में भी 25 जुलाई को यह विद्रोह प्रारंभ हुआ। अब देखिएगा दोस्तों विद्रोह का प्रमुख केंद्र कौन कौन था। कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे कि 1857 के बिहार में प्रमुख केंद्र कौन कौन थे। देखिएगा आरा, दानापुर, पटना, गया, मुजफ्फरपुर, ये सभी विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे बिहार का। लेकिन एक स्थल जो कि मुंगेर था वह इस विद्रोह से क्या था, अप्रभावित था। मतलब विद्रोह मुंगेर में इस विद्रोह का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। यह कैसा था, अप्रभावित था। दोस्तों याद रखिएगा। चलिएगा अगला है मुंगेर क्षेत्र 1857 के विद्रोह से अप्रभावित रहा, ये तो हमने कह दिया। अब देखिएगा अगला दोस्तों, देखिएगा अब देखिए, अब नोट कौन से स्थान पर किन किन नेताओं के द्वारा नेतृत्व किया गया। देखिएगा पटना से किसके द्वारा किया गया, पीर अली के द्वारा किया गया। बीबीआई है दोस्तों, आपसे पूछ लिया जाएगा और आप नहीं बता पाएंगे। देखिएगा छपरा से किसके द्वारा किया गया, जल्दी से बताइएगा, छपरा से किसके द्वारा किया गया। आप कहिएगा कि नाम ही नहीं सुने हैं। प्रश्न में पूछ दिया जाएगा कि छपरा से 1857 का विद्रोह किसके द्वारा किया गया था, किसके नेतृत्व में किया गया था, मोहम्मद हुसैन खां के नेतृत्व में किया गया था। देखिएगा गया में किसके नेतृत्व में किया गया था, खुशहाल सिंह के नेतृत्व में किया गया था। जगदीशपुर में वीर कुंवर सिंह के नेतृत्व में किया गया था। क्लियर है। चलिएगा आप लोग कमेंट में लिखते रहे एकदम सारा चीज, मैं बाद में भी पढ़ लूंगा। देखिएगा पटना में पीर अली, सभी लोग बोलिएगा साथ में और लिखते जाइएगा, बड़बड़ाते रहिए अपने आप में। रूम में पागल समझेगा तो समझने दीजिए। पटना में साथ में बोलिएगा, रूम में आप लोग सभी लोग जहां पढ़ रहे हैं। पटना में पीर अली, छपरा में मोहम्मद हुसैन खान, गया में खुशहाल सिंह और जगदीशपुर में वीर कुंवर सिंह के द्वारा नेतृत्व किया गया। याद हुआ या नहीं, क्लियर बताइएगा। देखिएगा उसके बाद इस विद्रोह को दमन करने के लिए बहुत स्थानों में, बिहार के कई क्षेत्रों में क्या किया गया, मार्शल लॉ लागू किया गया। कब, 30 जुलाई को बिहार के कई क्षेत्रों में मार्शल लॉ लागू कर दिया जाता है। क्लियर है। चलिएगा कहां पे, तो याद रखिएगा सारण, चंपारण, पटना, मुजफ्फरपुर और शाहबाद, याद रखिएगा। चलिए इन सभी जिलों में क्या किया जाता है, मार्शल लॉ लागू किया जाता है। फिर से बोलिएगा मेरे साथ, जल्दी जल्दी चलिएगा, जल्दी जल्दी बोलिएगा। कौन कौन जिले में किया जाता है, सारण, चंपारण, पटना, मुजफ्फरपुर, शाहबाद, ये सभी काफी ज्यादा विद्रोही हो गए थे, घटनाएं काफी ज्यादा हिंसक हो गई थी। इसी कारण यहां पे मार्शल लॉ लागू किया गया था। दोस्तों पूछा जाएगा प्रश्न में कि 1857 के विद्रोह के समय बिहार के कुल कितने क्षेत्रों पर मार्शल लॉ लागू किए गए थे। जल्दी से बताइएगा कितने क्षेत्रों पर मार्शल लॉ लागू किए गए थे। 1 2 3 4 5, कुल 5 क्षेत्रों पर मार्शल लॉ लागू किए गए थे। क्लियर है। चलिएगा बहुत बढ़िया, 5 क्षेत्रों पर लागू किए गए थे। कब किए गए थे, 30 जुलाई को लागू किए गए थे। जो भी छात्र लाइव देख रहे हैं, अगर आप हमारा 67वीं बीपीएससी का टारगेट कोर्स लेना चाहते हैं दोस्तों,
टारगेट कोर्स करना चाहते हैं 60 दिन में, याद रखिएगा 60 डेज में पूरे कोर्स की पढ़ाई की जाएगी दोस्तों, बिल्कुल इसी तरीके से, क्योंकि समय कम है तो आपको आप टॉपिक वाइज नूनू बउआ करके नहीं पढ़ाया जाएगा, क्योंकि समय 60 दिन है। तो आप यदि एडमिशन, ये आज हमारा ये पहला क्लास था इसलिए आप लोगों के लिए फ्री रखा गया है, आगे से क्लास हमारे पेड क्लास पे होगी। 18 तारीख से न्यू बैच स्टार्ट है दोस्तों। जो लोग भी अगर टारगेट कोर्स हमारा 60 दिन का करना चाहते हैं, नंबर पर संपर्क करेंगे, नंबर लिख लीजिए 7909014952। ये नंबर नोट कर लीजिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नंबर पे आप लोग मैसेज कीजिएगा। जो भी छात्र हमारा टारगेट कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, बिल्कुल इसी तरीके के महा मैराथन सीरीज लेके चलाया जाएगा दोस्तों, ताकि 60 दिन में आपके संपूर्ण सिलेबस समाप्त किया जा सके। क्लियर है? चलिए क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न है अफ्ताब रवि जी। अच्छा, तो ये एडवर्टाइजमेंट था। अफ्ताब रवि जी, ये एडवर्टाइजमेंट नहीं था। हमें लगता है कि आप हमारे क्लास से आज पहली बार जुड़े हैं। हमारे द्वारा ऐसे ऐसे कितने वीडियो महा मैराथन के लाए गए हैं और डेली लाए जाते हैं। मेंस में भी हमने बिल्कुल फ्री में लाया था। ऐसा नहीं कि हम निःशुल्क बच्चे के लिए कुछ नहीं करते हैं। आप जो लाइव देख रहे हैं, एक बार उनसे मिल लीजिए कि हमने निःशुल्क बच्चे के लिए कितना मेहनत करते हैं और उनके लिए क्या दिन रात हम एक करते हैं। वे हमारे आप बच्चे से पूछ लीजिए, हमसे सुनने के लिए आप मोहताज नहीं रहिए। आपकी जवाब का मैं जवाब दिया कि ये एडवर्टाइजमेंट के लिए नहीं है, आप लोग की भलाई के लिए है। हमारे द्वारा काफी वीडियो निःशुल्क में लाया जाता है और प्रत्येक दिन लाया जाता है। एक दिन की बात मैं नहीं करता हूं, लेकिन ये खर्चवा कौन देगा? आप ही लोग ने दीजिएगा। जो बड़का स्क्रीन लगा हुआ है, 4 लाइट लगा हुआ है, एसी लगा हुआ है, यहाँ एक स्टाफ बैठा हुआ, क्या हम अपना पॉकेट से निकाल कर देंगे? बोलने में बहुत मजा आता है। देखिए बाबू कुंवर सिंह की भूमिका आप देखते हैं, देखिएगा बाबू कुंवर सिंह की भूमिका देखिए। क्षेत्र क्या है? जगदीशपुर आरा। बाबू कुंवर सिंह का क्षेत्र क्या है? जगदीशपुर आरा, यानी कि इन्होंने जगदीशपुर आरा से नेतृत्व किया था। क्लियर है? चलिएगा देखिएगा, बाबू कुंवर सिंह की भूमिका, क्षेत्र जगदीशपुर आरा। देखिएगा पूछा जाता है कि बाबू कुंवर सिंह ने किस क्षेत्र से विद्रोह का प्रारंभ किया गया था? जगदीशपुर आरा के क्षेत्र से प्रारंभ किया गया था। देखिएगा जगदीशपुर में कुंवर सिंह को गोला, बंदूक एवं बारूद बनाने की कारखाना स्थापित किया गया था। जगदीशपुर में ही कुंवर सिंह ने क्या किया था? गोला, बारूद और बंदूक बनाने की कारखाना स्थापित किया गया था। क्लियर है? चलिएगा उसके बाद देखिएगा, चलिए देखिए विद्रोह का दमन। अब देखिएगा विद्रोह का दमन, देखिएगा अस्मिता कुमारी जी, आप लोग हंसी बढ़ा देते हैं हमें। अब मैं फी की बात नहीं करूंगा, आप लोग नंबर पे बात करके पूछेगा। देखिएगा विद्रोह का दमन, विसेंट आयर और विलियम टेलर कहां जाते हैं? जगदीशपुर जाते हैं। किसको दमन करने के लिए? कुंवर सिंह को दमन करने के लिए। लेकिन कुंवर सिंह वहां से क्या होते हैं? भाग जाते हैं। और विसेंट आयर अपनी चिट्ठी में लिखता है कमिश्नर टेलर को कि मैं जगदीशपुर के महल एवं इमारतों को अंशतः ध्वस्त कर दिया है। कौन लिखा था? विसेंट आयर ने लिखा था। और इन्होंने आरा को मुक्त करवा लिया था जगदीशपुर से, और सॉरी वीर कुंवर सिंह से, और वीर कुंवर सिंह यहां से भागकर कानपुर चले जाते हैं। उसके बाद देखिएगा बीबीगंज और बिहियां के युद्ध में कुंवर सिंह पराजित हुए, परिणाम स्वरूप उन्हें क्या करना पड़ा? आरा छोड़ना पड़ा। चलिए अब देखेंगे, जो कि हमने आपको पहले से बता रखा है, मैं पढ़ पढ़ के आपको सुनाता हूं। देखिएगा आरा छोड़ने के पश्चात लखनऊ होते हुए कानपुर पहुंचे और नाना साहब के साथ मिलकर अंग्रेजों के साथ संघर्ष प्रारंभ किया। दिसंबर 1857 को कुंवर सिंह ने नाना साहब के साथ मिलकर कानपुर में अंग्रेजों से युद्ध किया। तत्पश्चात आजमगढ़ में भी अंग्रेजों को क्या किया? पराजित किया। मतलब वे आगरा छोड़ करके भाग तो गए, लेकिन अपनी हार नहीं मानी। चलिए क्लियर है? बहुत बढ़िया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी दोस्तों, और आरा से भाग करके कहां पहुंचे? लखनऊ के रास्ते कानपुर पहुंचे और नाना साहब से मिले दोस्तों। और नाना साहब से मिलकर के उन्होंने क्या किया? आजमगढ़ पर चढ़ाई किया, और आजमगढ़ में भी उन्होंने क्या किया? अंग्रेजों को पराजित किया। रीवा के राजा ने कुंवर सिंह को अपने क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी। एक सलाह है आप लोगों को हमारी तरफ से कि ये क्लास करने के बाद जो इम्तियाज अहमद का ऑब्जेक्टिव बुक है उसको आप लोग जरूर बनाइएगा। आधुनिक बिहार वाला क्षेत्र का इम्तियाज अहमद का वस्तुनिष्ठ प्रश्न जरूर बनाइएगा। एक भी प्रश्न आपका अगर छूटेगा आप हमारे नंबर पे फोन कीजिएगा। देखिएगा इम्तियाज अहमद का वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मैं बार बार कह रहा हूं, इम्तियाज अहमद का वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी आता है, मेरे पास शायद होना चाहिए, आप लोग सभी जानते हैं, यहां तो नहीं मिल रही है। इम्तियाज अहमद का वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप लोग सभी अपने पास रखेंगे दोस्तों, और याद रखिएगा उससे ऑब्जेक्टिव बनाइएगा। आज के क्लास होने के बाद कितने लोग आज बनाएंगे? क्लास के होने के बाद जल्दी से हाथ खड़ा करिएगा। कितने लोग आज क्लास के बाद इम्तियाज अहमद के बुक बनाएंगे? क्लियर है? चलिएगा देखिएगा उसके बाद गवर्नर कैनिंग। सबसे पहली बात कि 1857 के समय कौन गवर्नर रहते हैं? कैनिंग रहते हैं। अब कैनिंग को बहुत बड़ा डर लग जाता है कि कुंवर सिंह तो हमको पगला के रख दिया है, सब जगह जीतते जा रहा है, अंग्रेजों को चकमा देते जा रहा है। अब कैनिंग क्या करता है? कैनिंग तो पूरा वायसराय रहता है, गवर्नर रहता है, वह टेलर के ऊपर, जो कि पटना का कमिश्नर रहता है, उसके ऊपर हथौड़ी मारता है कि रे ससुरा क्या कर रहा है? अभी तक वीर कुंवर सिंह तहलका मचाया हुआ, उसको पकड़ा क्यों नहीं जाता है? टेलर तो बेचारा यहां परेशान है उसको पकड़ने के लिए। अब केनिंग जो है टेलर के ऊपर दबाव बनाता है कि जल्दी से वीर कुंवर सिंह को पकड़ो, इसका कहानी समाप्त करो। तो केनिंग के द्वारा कुंवर सिंह के विरुद्ध कठोर सैनिक कार्रवाई करने का आदेश दिया। अब कैनिंग जो है फुल ऑर्डर पास कर दिया गया कि बहुत बढ़िया, सभी लोग पढ़िएगा। क्लियर है? अब कैनिंग जो है फुल ऑर्डर पास कर दिया कि कुंवर सिंह को जिंदा या मुर्दा जैसे पकड़ना है पकड़ के लाओ। और 25 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह को जगदीशपुर लौटने के क्रम में उनका सामना कैप्टन ली ग्रांट, याद रखिएगा
जब वो आजमगढ़ के किला को जीतते हैं दोस्तों नाना साहब के सहयोग से, तो अब वो अपने आरा को, जगदीशपुर को अंग्रेजों से मुक्त करवाने के लिए जगदीशपुर की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन रास्ते में ही उनका सामना कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व में आई हुई सैनिकों से होता है। और उसमें इस युद्ध में भी वीर कुंवर सिंह काफी आदम साहस दिखाते हुए लड़ते हैं और अंग्रेजों को पराजित भी करते हैं, लेकिन वह इतना घायल होते हैं कि एक हाथ उन्हें अपना काटना पड़ता है और घायल की अवस्था में ही वे कहां पहुंचते हैं, घायल की अवस्था में। देखिए कितने आदम में साहस वाले व्यक्ति थे। सैल्यूट है वीर कुंवर सिंह के नाम पर, एक सैल्यूट सभी लोग दीजिएगा हमारे नेता वीर कुंवर सिंह के नाम पर। देखिएगा घायल अवस्था में ही कुंवर सिंह जगदीशपुर पहुंचते हैं और जगदीशपुर को स्वतंत्र भी करते हैं, लेकिन उनका जो गोली लगी थी हाथ में, उसका जहर शरीर में इतना फैल चुका था कि घायल की अवस्था में 2 दिन की पश्चात उनकी मृत्यु हो जाती है और कुंवर सिंह हमेशा हमेशा के लिए हमारे इतिहास के पन्नों में अमर हो जाते हैं। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। जो भी है इम्तियाज अहमद या केबीसी नैनो, जो भी आपके पास उसे ऑब्जेक्टिव रगड़ डालिएगा। चलिएगा अब जब कुंवर सिंह की मृत्यु हो जाती है दोस्तों, तो उसके 2 छोटे भाई होते हैं अमर सिंह, याद रखिएगा 2 छोटे भाई अमर सिंह और हरि किशन सिंह। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद उसके छोटे भाई अमर सिंह और हरि किशन सिंह के द्वारा नेतृत्व किया जाता है। ये जो अमर सिंह थे दोस्तों, छापामार युद्ध में काफी परिपक्व थे। ये छापामार युद्ध में परिपक्व थे और किस जगह से छापामार युद्ध किया करते थे? कैमूर की पहाड़ी से छापामार युद्ध किया करते थे। कहां से किया करते थे? कैमूर की पहाड़ी से छापामार युद्ध किया करते थे। और अमर सिंह के द्वारा ही समांतर सरकार की स्थापना किया जाता है। कहां पे? जगदीशपुर में। पूछा जाता है किसके द्वारा जगदीशपुर में समानांतर सरकार की स्थापना की जाती है? तो बताइएगा किसके द्वारा, बताइएगा। और इस समानांतर सरकार की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? चलिएगा जल्दी से बताइएगा। अब देखिएगा दोस्तों 1857 हमारा समाप्त। अब देखिएगा बिहार में प्रमुख संगठनों की स्थापना। अब बिहार में छोटे छोटे कई संगठनों की स्थापना किया जाता है, जिसका उद्देश्य क्या होता है? स्वाधीनता की प्राप्ति, यानी अंग्रेजों को भारत से मुक्त करवाना। अब देखिएगा बिहार में किन किन संगठनों की स्थापना की गई। सबसे पहले देखिएगा दोस्तों बॉयज एसोसिएशन। देखिएगा बॉयज एसोसिएशन, सभी लोग मैसेज किए होंगे, बहुत बढ़िया। कानपुर की पहाड़ी, चलिए बहुत बढ़िया। कैमूर की पहाड़ी से छापामार युद्ध, क्लियर है? चलिएगा चलिए देखिएगा हमने पूछा था जगदीशपुर में समानांतर सरकार की स्थापना किसने किया था? आप लोगों ने जवाब नहीं दिया, जल्दी जवाब दीजिए। देखिएगा बॉयज एसोसिएशन की स्थापना कब किया गया था? 3 मार्च 1909 ईस्वी को किया गया था दोस्तों। और इसके संस्थापक कौन थे? सूर्यदेव नारायण वर्मा थे। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? अशफाक खां ने किया था। आइए दोस्तों बॉयज एसोसिएशन की स्थापना सूर्यदेव नारायण वर्मा ने किया था, अध्यक्षता अशफाक खां ने किया था दोस्तों। और याद रखिएगा इसकी स्थापना दरभंगा राज के मैदान में किया गया था। क्लियर है? चलिएगा बहुत बढ़िया। अमर सिंह ने किया था जी, बहुत बढ़िया, अमर सिंह ने किया था। चलिए बहुत बढ़िया। देखिएगा इसकी स्थापना दरभंगा राज के मैदान में किया गया था। बॉयज एसोसिएशन की स्थापना 3 मार्च 1909 को किया गया था। किसके द्वारा? जल्दी से लिखिएगा। चलिए देखिएगा दोस्तों, जल्दी से बताइएगा। देखिएगा 3 मार्च 1909 को दरभंगा राज के मैदान में बॉयज एसोसिएशन की स्थापना की गई। यह युवाओं का एक संघ था। इस एसोसिएशन की स्थापना सूर्यदेव नारायण वर्मा ने किया था। इसके सचिव कमलेश्वरी चरण सिन्हा, उसके संस्थापक सचिव बिहारी बनर्जी और दीनानाथ झा थे। इसके संस्थापक कौन थे? सूर्यदेव नारायण वर्मा थे दोस्तों। इस एसोसिएशन के सचिव कौन थे? कमलेश्वरी चरण सिन्हा थे। और इनके संस्थापक सचिव बिहारी बनर्जी और दीनानाथ झा, जगदीश्वर झा को बनाया गया था। क्लियर है? चलिएगा इस सभा की अध्यक्षता, अब यह बॉयज एसोसिएशन की अध्यक्षता किसने किया था? जल्दी से कमेंट में ठोक दीजिएगा। बॉयज एसोसिएशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो इस सभा की अध्यक्षता किसने किया था? बैरिस्टर अशफाक खां ने किया था। और यह भी आई है दोस्तों, कई बार पूछा गया है कि बॉयज एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? अशफाक खां के द्वारा किया गया था। क्लियर है? अशफाक खां के द्वारा किया गया था। चलिएगा अगला देखते हैं दोस्तों सरस्वती अकादमी। अब देखिएगा यह सरस्वती अकादमी जो है दोस्तों, इसकी स्थापना 1901 में की गई थी। इसकी प्रेरणता कौन थे? इसकी प्रेरणता कमलेश्वरी चरण सिन्हा। ये वही कमलेश्वरी चरण सिन्हा है जो कि हमने भी बताया बॉयज एसोसिएशन के सचिव थे। याद रखिएगा बहुत बढ़िया। अशफाक खां बैरिस्टर, खुशबू कुमारी जी बैरिस्टर अशफाक खां पूरा नाम। चलिएगा अशफाक खां, पूजा पीहू, बबीता कुमारी। देखिएगा दोस्तों यह जो सरस्वती अकादमी थी इसकी प्रेरणता कौन थे? कमलेश्वरी चरण सिन्हा था। और याद रखिएगा इसी सरस्वती अकादमी के समय याद रखिएगा राखी बंधन दिवस मनाया जाता है। सरस्वती अकादमी के द्वारा ही 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगाल विभाजन प्रभावी हो जाता है, तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध में
दरभंगा में राखी दिवस मनाया जाता है। पूछा जाता है प्रश्न दोस्तों कि बंगाल विभाजन के विरुद्ध में बिहार के किस स्थान पर राखी बंधन दिवस मनाया गया था? जल्दी से बताइएगा, बंगाल विभाजन के विरुद्ध में बिहार के किस स्थान पर राखी बंधन दिवस मनाया गया था? जल्दी से बताइएगा। चलिएगा देखिएगा, सरस्वती अकादमी की स्थापना 1 जनवरी 1921 को की गई थी। यह अकादमी देश प्रेम के महान आदर्शों से अनुप्रेरित था। अकादमी की प्रेरणता कौन थे? इस अकादमी की जो प्रेरणता थे उनका नाम क्या था? कमलेश्वरी चरण सिन्हा थे। राज किशोर प्रसाद जो थे दोस्तों इसके सुयोग सहकर्मी थे। क्या थे? इसके सुयोग सहकर्मी थे। और यहां पे जो विद्यार्थी पढ़ते थे उनको देश प्रेम के बारे में बताया जाता था, राष्ट्र के हितों के बारे में बताया जाता था। सरस्वती अकादमी बहुत बढ़िया, दरभंगा में, बहुत बढ़िया, लाजवाब जवाब, दरभंगा में स्थापना किया गया था। चलिएगा देखिएगा, इस अकादमी के, देखिएगा, इसी अकादमी के एक प्रधानाध्यापक होते हैं जिसका नाम होता है सतीश चंद्र चक्रवर्ती। और इन्हीं सतीश चंद्र चक्रवर्ती के द्वारा 16 अक्टूबर 1905 को दरभंगा में राखी बंधन दिवस मनाया जाता है। तो फिर से जवाब दीजिएगा, बंगाल विभाजन के विरुद्ध दरभंगा में किसके द्वारा, किस व्यक्ति के द्वारा राखी बंधन दिवस मनाया जाता है? जल्दी से बताइएगा दोस्तों, किस व्यक्ति के द्वारा दरभंगा में राखी बंधन दिवस मनाया जाता है? जल्दी से बताइएगा। चलिएगा जवाब दीजिएगा। चलिएगा, तो सतीश चंद्र चटर्जी के द्वारा। बहुत बढ़िया। चलिए देखिएगा, अब है हमारा स्वदेशी आंदोलन। देखिएगा, आप लोग सभी जानते हैं कि 7 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन के विरुद्ध स्वदेशी आंदोलन की घोषणा किया गया था और 16 अक्टूबर 1905 को क्या किया गया था? बंगाल विभाजन प्रभावी बना दिया गया था। और इसी दिन दरभंगा में, हमने यह भी बताया कि इसी के दिन दरभंगा में सतीश चंद्र चटर्जी के द्वारा, सतीश चंद्र चटर्जी के द्वारा क्या किया गया था? राखी बंधन दिवस मनाया गया था। दोस्तों याद रखिएगा, तो बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया जिसका प्रभाव बिहार के भी विभिन्न भागों में पड़ा था। यानी जो बंगाल विभाजन हुआ था उसका प्रभाव बिहार के भी विभिन्न भागों में देखने को मिला था। और एक प्रभाव तो आप दरभंगा में देख सकते हैं जिसमें कि सतीश चंद्र बनर्जी ने राखी बंधन का त्यौहार मनाया था, इसलिए कि हम सब भारतीय एक हैं, चाहे वो बंगाल के हो या बिहार के हो, सब एक हैं। इसलिए उन्होंने राखी बंधन का त्यौहार मनाया था कि हम लोगों को आपस में मत बांटो। और सतीश चंद्र चटर्जी ने दरभंगा में राखी बंधन दिवस मनाया था। देखिएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, याद रखिएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, देखिएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी दोस्तों, देखिएगा, जो ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी कौन थे? तो बंगाल में सबसे लोकप्रिय नेता थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी स्वदेशी आंदोलन के समय। सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1906 में मुंगेर आए। कहां है? मुंगेर आए थे। याद रखिएगा, बंगाल विभाजन के समय बंगाल के किस नेता बिहार में आए थे और अपना प्रभावकारी भाषण दिए थे? जल्दी से बताइएगा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1906 में मुंगेर आए और स्वदेशी आंदोलन पर एक प्रभावकारी भाषण भी दिया था। बताइएगा जल्दी से। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का कौन सा नेता बिहार के मुंगेर में आए और उन्होंने स्वदेशी आंदोलन पर एक आकर्षक भाषण भी दिए थे? चलिए, अच्छा 7 अगस्त होगा जी, कोई बात नहीं, 7 अगस्त होगा जी। देखिएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी कहां आए थे? 1906 में मुंगेर आए थे। क्लियर है? चलिएगा, बहुत बढ़िया, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। क्लियर है? चलिएगा, अगला देखिएगा आप दोस्तों, देखिए गोल्डन लीग। ये गोल्डन लीग जो है दोस्तों, इसकी स्थापना बरिंद्र कुमार घोष ने स्वदेशी आंदोलन के प्रचार के लिए किया था। गोल्डन लीग की स्थापना क्यों की गई थी? जल्दी से बताइएगा, गोल्डन लीग की स्थापना क्यों की गई थी? स्वदेशी आंदोलन के प्रचार के लिए किया गया था बरिंद्र कुमार घोष के द्वारा। चलिए देखिएगा, अब है दोस्तों बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस। देखिएगा, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस, बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब की जाती है? 1906 में की जाती है और इसका सम्मेलन भी किया जाता है। पहला सम्मेलन जो प्रमुख है देखिएगा, और 28वां सम्मेलन ज्यादा प्रमुख है। देखिएगा, तो इससे भी आइए दोस्तों, कई बार प्रश्न पूछा गया है कि बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब की गई थी? 1906 ईस्वी में किया गया था। क्लियर है? चलिएगा, अब आइए देखते हैं। देखिएगा, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1906 में की गई थी। 1906 में ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा पटना में बिहारी छात्र सम्मेलन किया गया था। याद रखिएगा, प्रथम बिहारी छात्र सम्मेलन कहां किया गया था? जल्दी से कमेंट में बताइएगा। क्लियर है? प्रथम बिहारी छात्र सम्मेलन कहां किया गया था? पटना में किया गया था। किसके द्वारा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। दोस्तों बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन 1906 ईस्वी में पटना में किया गया था। एकदम VVI प्रश्न है, प्रीवियस ईयर प्रश्न आप लोग देख लीजिएगा कितना बार ये प्रश्न पूछा गया है। बहुत बढ़िया, पटना में। चलिएगा, चलिए बहुत बढ़िया। देखिएगा,
पटना में किया गया था। अब देखिएगा दोस्तों, उसके बाद आप देखिएगा रामकृष्ण सोसाइटी, देखिएगा रामकृष्ण सोसाइटी जो है दोस्तों, इसकी स्थापना किसने किया था? बाबाजी ठाकुर दास ने किया था। रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना बाबाजी ठाकुर दास ने किया था, वर्ष 1906-7 में किया था। और इसी सोसाइटी की स्थापना के समय दी मदरलैंड का प्रकाशन भी किया गया था। देखिएगा रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना 1906-7 में बाबाजी ठाकुर दास के द्वारा किया गया था। जल्दी से कमेंट करिएगा, राम बिहार में, जल्दी से कमेंट करिएगा। मैं देखिए हर एक टॉपिक से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इस प्रश्न को भी मैं बताते जा रहा हूं। प्रश्न ऐसे पूछे जाएंगे, बिहार में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? जल्दी से बताइएगा, बिहार में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? देखिएगा बिहार में प्रांतीय सम्मेलन, अब देखिएगा बिहार में जो प्रांतीय सम्मेलन हुआ था दोस्तों, जिसकी चर्चा हम लोगों ने किया था, देखिएगा गठन कब किया गया? बिहार के प्रांतीय सम्मेलन का गठन कब किया गया? 1908 में किया गया, जिसे बिहार प्रांतीय कमेटी नाम दिया गया। क्लियर है? चलिएगा, बाबाजी ठाकुर दास, साक्षी सिंह जी, अलका कुमारी जी बहुत बढ़िया, वैभव राजा जी, बाबाजी ठाकुर दास बहुत बढ़िया। देखिएगा बिहार प्रांतीय सम्मेलन 1908 में गठन किया गया, जिसे बिहार प्रांतीय कमेटी का नाम दिया गया। प्रश्न पूछा जाएगा कि बिहार प्रांतीय कमेटी का गठन कब किया जाएगा? ब्रांच कहां है सर? राहुल कुमार बता दिए हैं, पटना में, पटना में ब्रांच खोला गया, पटना में पहला सम्मेलन किया गया था। देखिएगा बिहार प्रांतीय सम्मेलन यानी बिहार प्रांतीय कमेटी का गठन कब किया गया था? जल्दी से बताइएगा। इसकी अध्यक्षता जो किए थे सरफराज हुसैन खान ने किए थे। प्रश्न पूछा जाएगा कि बिहार प्रांतीय सम्मेलन के गठन के समय उसकी अध्यक्षता किसने किया था? सरफराज हुसैन खान ने किया था। तो बताइएगा आप लोग, बिहार प्रांतीय सम्मेलन के समय उसकी अध्यक्षता किसने किया था? देखिएगा अब इस सम्मेलन की प्रमुख अधिवेशन होते हैं, जैसे आपने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन पढ़ा है, उसी तरीके से बिहार प्रांतीय सभाओं का भी सम्मेलन किया गया, जिसमें पहला देखिएगा कब किया गया? तो देखिएगा पहला कब किया गया? देखिएगा 1908 में, देखिएगा पहले देख लीजिएगा 1908 में सोनपुर के मेले में, याद रखिएगा सोनपुर के मेले के अवसर पर नवाब सरफराज हुसैन खां की, याद रखिएगा। क्लियर है? पटना, चलिए क्लियर है? सरफराज हुसैन, चलिए देखिएगा 1908 में सोनपुर के मेले के अवसर पर नवाब सरफराज हुसैन खान की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण सभा की गई। इस सभा में ही बिहार प्रांतीय कमेटी का क्या किया गया दोस्तों? गठन किया गया। चलिएगा अब देखिएगा, अगर इसकी प्रमुख अधिवेशन, पहले अधिवेशन की बात करते हैं दोस्तों, तो इसके जो प्रमुख अधिवेशन है, इसका पहला अधिवेशन, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में पटना में किया गया। दोस्तों कहां किया गया था? हमने खुद बताया है, 1908 में पटना में किया गया था। इसके अध्यक्ष सैयद हसन इमाम थे, याद रखिएगा। इसके अध्यक्ष कौन थे? सैयद हसन इमाम थे। प्रश्न पूछा जाएगा, इससे कैसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बिहार प्रांतीय सम्मेलन, बिहार का पहला प्रांतीय सम्मेलन कब किया गया, कहां किया गया, इसकी अध्यक्षता कौन किसने किया था? बताइएगा। क्लियर है? बहुत बढ़िया अलका कुमारी जी। तो बताइएगा बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन कब किया गया, कहां किया गया, किसके अध्यक्षता में किया गया? क्लियर है? चलिएगा बहुत बढ़िया। देखिएगा तो कब किया गया दोस्तों? तो पहला अधिवेशन 1908 में किया गया। कहां किया गया? पटना में किया गया। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? सैयद हसन इमाम ने किया था। क्लियर है? चलिएगा अगला प्रश्न है, देखिएगा 28वां बिहार प्रांतीय सम्मेलन पटना में कहां ब्रांच? राहुल कुमार जी आप क्या पूछ रहे हैं? PATN में कहां ब्रांच? मैं समझ नहीं रहा हूं, आप क्लियर करके लिखिए। देखिएगा 28वां प्रांतीय सम्मेलन, अब उसके बाद जो प्रमुख है वो 28वां प्रांतीय सम्मेलन है। उसके बाद कुछ उतना प्रश्न नहीं पूछा जाता, पहला और 28वां से पूछा जाता है। देखिएगा 28वां इसलिए प्रमुख है क्योंकि 28वां बिहार प्रांतीय सम्मेलन 9 दिसंबर 1919 को मुंगेर में संपन्न किया गया था। तो 28वां बिहार प्रांतीय सम्मेलन किस जगह पर किया गया था, कौन स्थान पर किया गया था? जल्दी से बताइएगा। इस सम्मेलन का प्रस्ताव विश्वनाथ मिश्रा के द्वारा पेश किया गया था और रामकृष्ण वर्मा के द्वारा इस प्रस्ताव में कुछ संशोधन भी किए गए थे। अब सबसे प्रमुख यह 28वां सम्मेलन इसलिए हो जाता है कि इसी सम्मेलन में सरदार पटेल बिहार की यात्रा करते हैं। क्लियर है? चलिएगा मुंगेर मुंगेर मुंगेर, बहुत बढ़िया, सभी लोग एकदम क्लियर है मुंगेर में। चलिएगा देखिएगा, अब देखिएगा यह इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों 28वां प्रांतीय सम्मेलन क्योंकि इस सम्मेलन में सरदार पटेल ने भाग लिया था। याद रखिएगा इस सम्मेलन में सरदार पटेल ने भाग लिया और छात्रों के आमंत्रण पर वे भागलपुर कॉलेज भी गए थे। तो याद रखिएगा अगर पूछा जाए कि बिहार प्रांतीय सम्मेलन के किस अधिवेशन में सरदार पटेल बिहार आए थे और उन्होंने बिहार प्रांत की यात्रा की थी, जल्दी से बताइएगा। क्लियर है? चलिएगा जल्दी से बताइएगा।
पटना में क्लास कहां? अच्छा, राहुल कुमार जी पूछ रहे हैं पटना में क्लास कहां है? राजा बाजार पिलर नंबर 68 के पास, कैरियर कंचन सिविल सर्विसेज एकेडमी। देखिएगा, इस सम्मेलन में सरदार पटेल ने भाग लिया था और हमने सवाल पूछा कि किस बिहार प्रांतीय सम्मेलन में, अधिवेशन में जो है वह सरदार पटेल ने बिहार की यात्रा की थी। याद रखिएगा, 28वां बिहार प्रांतीय सम्मेलन में सरदार पटेल ने बिहार की यात्रा की थी और भागलपुर के छात्रों के आमंत्रण पर उन्होंने क्या किया था? भागलपुर कॉलेज भी गए थे और छात्रों से मिले भी थे। चलिएगा, ये तो हो गया। चलिए अब देखिएगा, अब है दोस्तों पृथक बिहार का गठन। पृथक बिहार का गठन, अब ये बिहार का गठन कैसे किया जाता है, बिहार को बंगाल से अलग कैसे किया जाता है, उसका क्या इतिहास है, आइए जानते हैं। क्लियर, बहुत बढ़िया। 28वां साक्षी सिंह, स्वर्णलता, बबीता कुमारी, उज्ज्वला कुमारी, अलका कुमारी, सुमन शाह। चलिएगा, एक मिनट रुक जाइए आप लोग, हमारा मोबाइल थोड़ा डिस्चार्ज हो गया है, जरा चार्ज में लगा लेते हैं। चलिएगा, चलिए क्लियर है। अब देखिएगा, पृथक बिहार का गठन दोस्तों, देखिएगा सर्वप्रथम बिहार को पृथक प्रांत के रूप में मांग। इस पृथक बिहार का गठन का मतलब क्या था? बिहार को बंगाल से अलग करके एक पृथक प्रांत का निर्माण करना। देखिएगा, तो सर्वप्रथम बिहार को एक पृथक प्रांत बनाने का मांग किसके द्वारा किया गया था? बिहार टाइम्स के द्वारा किया गया था 1894 ईस्वी में, जिसके संस्थापक संपादक कौन थे? महेश नारायण थे। अब देखिएगा दोस्तों, यहां से प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे कि सर्वप्रथम बिहार के लिए पृथक प्रांत के गठन का मांग किस पत्रिका के द्वारा किया गया था? कमेंट में बता दीजिएगा, किस पत्रिका के द्वारा किया गया था? बिहार टाइम्स के द्वारा किया गया था। पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम बिहार के लिए पृथक प्रांत का गठन की मांग कब की गई? जवाब दीजिएगा कमेंट में, कब की गई? 1894 में की गई। तीसरा प्रश्न, बिहार टाइम्स के संपादक कौन थे? महेश नारायण थे दोस्तों। और याद रखिएगा, 1906 ईस्वी में सर्वप्रथम सचिदानंद सिन्हा और महेश नारायण, ये वही महेश नारायण है जिन्होंने अपनी पत्रिका बिहार टाइम्स में 1894 में सर्वप्रथम क्या किया था? बिहार के लिए पृथक प्रांत के गठन की मांग किया था। क्लियर है? महेश नारायण ने पृथक बिहार के मांग को प्रस्तुत किया था। किसके द्वारा? याद रखिएगा, प्रस्तुत किसके द्वारा किया गया? अब सवाल पूछे जाएंगे कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा सर्वप्रथम पृथक बिहार की मांग प्रस्तुत किया गया? और विकल्प में आपको बीपीएससी सचिदानंद सिन्हा भी दे देगा और महेश नारायण भी दे देगा। क्या आंसर होगा? आप लोग सभी जानते हैं, क्योंकि आप लोग अब ब्रह्मास्त्र का खिलाड़ी हो गए हैं। आंसर सचिदानंद सिन्हा और महेश नारायण होंगे। सचिदानंद सिन्हा और महेश नारायण ने 1906 ईस्वी में सर्वप्रथम पृथक मांग के प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। चलिएगा दोस्तों, सुमन शाह, महेश नारायण, बहुत बढ़िया। देखिएगा, अब देखिएगा पृथक बिहार की मांग, पृथक बिहार की मांग देखिएगा किसके द्वारा? सचिदानंद सिन्हा और महेश नारायण के द्वारा मांग किया गया। ये तो आप जान ही रहे हैं, कब किया गया कमेंट में ठोक दीजिएगा, कोई अपरिचित नहीं होंगे, सभी लोग जान रहे हैं। सचिदानंद सिन्हा, महेश नारायण के द्वारा मांग किया गया। अब 1908 में पटना में प्रांतीय अधिवेशन होता है, जिसमें फखरुद्दीन द्वारा बिहार को बंगाल से पृथक करने का प्रस्ताव रखा गया। 1908 में पटना में क्या होता है? प्रांतीय सम्मेलन होता है। इस सम्मेलन में फखरुद्दीन के द्वारा बिहार को बंगाल से पृथक रखने का क्या किया जाता है? प्रस्ताव रखा जाता है। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम के द्वारा बिहार और ओडिशा को बंगाल से पृथक करने की घोषणा की जाती है। अंततः क्या किया जाता है दोस्तों? 12 दिसंबर 1911 में दिल्ली में जॉर्ज पंचम सम्राट का आगमन होता है और उसी समय बिहार को बंगाल से पृथक करने की घोषणा कर दी जाती है और बिहार और उड़ीसा बंगाल से पृथक करके दो अलग अलग नए प्रांत बनाए गए। क्लियर है? चलिएगा, देखिएगा, अब 22 मार्च 1912 को बिहार को एक अलग प्रांत बना दिया गया, जो 1 अप्रैल से प्रभावी हुआ। यानी कि बिहार बंगाल से कब अलग हुआ दोस्तों? बिहार को बंगाल से कब अलग किया गया? जल्दी से कमेंट में बताइएगा दोस्तों। क्लियर है? चलिए, जॉर्ज पंचम और मैरी क्वीन, जो बहुत बढ़िया, उनकी पत्नी थी।
22 मार्च 1912 को बिहार को अलग करके एक प्रांत बना दिया गया। नोट में देखिएगा दोस्तों, बीपीएससी में पूछा गया 65वीं में, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा 22 मार्च 2010 से बिहार दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की जाती है। करंट को भी मैंने इंक्लूड कर दिया है, 65वीं में पूछा गया है कि बिहार दिवस 22 मार्च को मुख्यमंत्री के द्वारा क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 22 मार्च 1912 को बिहार को बंगाल से पृथक करके क्या किया गया था, एक अलग प्रांत बनाया गया था। इसलिए नीतीश कुमार द्वारा 2010 से लेकर के अब तक बिहार दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, एक प्रश्न यहां से भी ठोक दिया जाएगा कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है, ठोक दीजिएगा कमेंट में। देखिएगा, अब ओडिशा से बिहार का पृथक कब हुआ, 1 अप्रैल 1936 को ओडिशा का भी बिहार से अलग हो जाता है। 1 अप्रैल 1936 को ओडिशा भी अलग हो जाता है। और झारखंड से बिहार का पृथक कब हुआ, 15 नवंबर 2000 को हुआ था। 64वीं बीपीएससी में पूछा गया है कि झारखंड बिहार से अलग होकर के कब एक प्रांत बना, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड बिहार से अलग हुआ। तो झारखंड बिहार से कब अलग हुआ दोस्तों, ठोक दीजिएगा कमेंट में। चलिएगा, अब देखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और बिहार, देखिएगा अब जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, कब कब अधिवेशन हुआ, ये सब आप इंडियन हिस्ट्री में खूब मजे से चुस्की लेकर के चाय पी के पढ़ते रहिएगा। यहां पर हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन कौन से सम्मेलन बिहार में आयोजित किए गए। क्लियर है, कौन कौन से सम्मेलन बिहार में आयोजित किए गए। देखिएगा, तो 3 अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 अधिवेशन बिहार में क्या किए गए, आयोजित किए गए। कौन कौन, 27वां, 38वां और 53वां। ये तीनों अधिवेशन कहां स्थापित किए गए, बिहार में किए गए। 27वां अधिवेशन कब किया गया, 1912 में किया गया। कहां किया गया, बांकीपुर में किया गया। पूछा जाएगा प्रश्न कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बिहार में अपना पहला सम्मेलन या पहला अधिवेशन किस जगह पर किया था, ठोक दीजिएगा कमेंट में। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था, आरएन मधोलकर, रंगनाथ मधोलकर ने किया था। 38वां अधिवेशन गया में किया गया था दोस्तों, और यह गया में किया गया था, इसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया था। 53वां अधिवेशन 1940 में किया गया था, रामगढ़ में किया गया था। इसका अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद के द्वारा किया गया था। क्लियर है, चलिएगा, एकदम भी आई है, जुबान पर रखिएगा, थोड़ा सा भी जुबान फिसला 1 अंक आपका कट जाएगा। पूछा जाता है प्रश्न में भी आई है। चलिएगा, अब देखिएगा दोस्तों, बिहार में होम रूल आंदोलन, देखिएगा बिहार में होम रूल आंदोलन बिहार में कई बार पूछा गया है। बिहार में होम रूल आंदोलन की स्थापना कब किया जाता है, तो याद रखिएगा 16 दिसंबर 1916 को पटना में किया जाता है। देखिएगा 16 कॉमन है। होम रूल लीग की स्थापना आप सभी जानते हैं एनी बेसेंट तिलक के द्वारा किया गया था 1916 में। बिहार में कब किया गया था, तो ये लास्ट वाला जो डिजिट है उठा दीजिए, यानी कि 16 दिसंबर 1916 को बिहार में कहां किया था, पटना में किया गया था। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था, मौलाना मजरूल हक के द्वारा किया गया था। तो प्रश्न पूछा जाएगा, क्या कह रहे हैं रजनी दास जी, रामगढ़ अब झारखंड में है क्या, जी बिल्कुल। देखिएगा, अब देखिएगा दोस्तों, प्रश्न पूछा जाएगा, पूछा नहीं जाएगा कितना 16 दिसंबर 1916 को। और प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि बिहार में होम रूल लीग की गठन किसके द्वारा किया गया था, कौन किया था, बिहार में होम रूल लीग का गठन कौन किया था, ठोक दीजिएगा कमेंट में, कौन किया था दोस्तों और कहां किया गया था। याद रखिएगा मौलाना मजरूल हक के द्वारा किया गया था, पटना में किया गया था। और इसके उपाध्यक्ष कौन थे, नवाब सरफराज हुसैन खान थे। क्लियर है, चलिए 1918 में ही अब देखिएगा कि जो भारतीय होम रूल लीग की आंदोलन की स्थापना किया था एनी बेसेंट तिलक के द्वारा किया गया। तो मुख्य विचारधारा किसकी थी, एनी बेसेंट की थी। तो एनी बेसेंट ने बिहार में होम रूल लीग का प्रचार करने के लिए 1918 में श्रीमती एनी बेसेंट पटना की 2 बार यात्रा की थी, 18 अप्रैल और 25 जुलाई को। एनी बेसेंट किस यात्रा भी की थी बिहार में, किसके लिए, होम रूल लीग के प्रचार प्रसार के लिए 1918 में 2 बार यात्रा की थी, 18 अप्रैल और 25 जुलाई को। क्लियर है, चलिए अब पटना के अलावा मुजफ्फरपुर में भी होम रूल लीग का स्थापना किया गया। दोस्तों देखिएगा, मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग का स्थापना किया गया। मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा किया गया, जनकधारी प्रसाद के द्वारा किया गया। अब प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, खुशबू कुमारी जी 18 और 25 जुलाई, बहुत बढ़िया खुशबू कुमारी जी, क्या सेशन मजेदार लग रहा है कि नहीं। आप लोग कह रहे थे सर सिलेबस समाप्त नहीं होगा, देखिए 1 दिन में बिहार हिस्ट्री समाप्त हो गया मॉडर्न आपका। हम पगलाएंगे तो 5 दिन में पढ़ा के कंप्लीट करवा देंगे, बस शुक्र मनाइए कि हम पगला नहीं। देखिएगा
मुजफ्फरपुर में होम रूल आंदोलन की स्थापना किसके द्वारा किया गया? ठोक दीजिएगा कमेंट में, जनकधारी प्रसाद के द्वारा किया गया। और इसी समय स्वराज कथा बाल मुकुंद वाजपेयी के द्वारा चलाया गया, लेकिन इसे जब्त कर लिया गया। यह स्वराज कथा क्या था दोस्तों? एक समाचार पत्रिका था, याद रखिएगा, एक समाचार पत्रिका था। समाचार, बिहार के प्रमुख समाचार पत्रों पर हमारा अलग से वीडियो आएगा, क्लियर है? चलिएगा, स्वराज कथा किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? बाल मुकुंद वाजपेयी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? बाल मुकुंद वाजपेयी के द्वारा किया गया था। चलिए, क्लियर है? स्वराज कथा बाल मुकुंद वाजपेयी के द्वारा किया गया था, लेकिन सरकार विरोधी गतिविधियों को छापने के विरुद्ध में इसे जब्त कर लिया गया था। चलिए, अब हमारा संगठन संबंधित टॉपिक समाप्त। अब देखेंगे बिहार में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद। अब बिहार में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होती है, करो मरो वाला। चलिएगा, देखिएगा, बिहार में राष्ट्रवादी के चरण अगर देखेंगे, 2 चरण में हम लोग बांट कर पढ़ेंगे। और इसके राष्ट्रवादी नेता कौन थे दोस्तों? डॉक्टर ज्ञानेंद्र नाथ, केदारनाथ बनर्जी, बाबाजी ठाकुरदास। ये बाबाजी ठाकुरदास कौन थे? नाम सुना सुना लग रहा है, अभी जस्ट हमने बताया था, जिसने रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किया था दोस्तों, यही बाबाजी ठाकुरदास है। देखिएगा, तो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को बढ़ाने के लिए, बिहार में राष्ट्रवाद को बढ़ाने के लिए, अंग्रेजों को भगाने के लिए भी कई राष्ट्रवादी कार्य किए गए। आइए देखते हैं इनमें से कौन कौन से कार्य किए गए। तो सबसे पहले जो मैंने आपको पहले बता चुका हूं, रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना 1906 ईस्वी में बाबाजी ठाकुरदास ने पटना में किया था। और इसी समय एक क्रांतिकारी पत्र दी मदरलैंड का भी प्रकाशित किया गया था। क्लियर है? चलिएगा, तो ये तो हमने बता ही दिया था। 1906 में 1906 ईस्वी में बाबाजी ठाकुरदास ने पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की और मदरलैंड नामक क्रांतिकारी विचारों वाला समाचार पत्र प्रकाशन किया गया, लेकिन इसे भी अंग्रेजों के द्वारा क्या कर लिया गया? बहुत जल्द जब्त कर लिया गया। अब देखिएगा, उसके बाद मुजफ्फरपुर में एक बम कांड होता है और यह भी कहीं ना कहीं राष्ट्रवादी भावना से जुड़ा हुआ है। अब मुजफ्फरपुर में बम कांड कब होता है? 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को। जल्दी से कमेंट करिएगा, मुजफ्फरपुर में बम कांड कब किया गया दोस्तों? याद रखिएगा, 30 अप्रैल 1908 को किया गया था। किसके द्वारा? तो याद रखिएगा, खुदीराम बोस, जो कि हमारे हीरो हैं, प्रफुल्ल चंद्र चाकी के द्वारा मुजफ्फरपुर बम कांड किया गया था। उस समय मुजफ्फरपुर के एक बदनाम जज था जिसका नाम था किंग्सफोर्ड। इसी को मारने का प्रयास किया गया और जज किंग्सफोर्ड को बम से उड़ाने का प्लान था। और प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस क्या किए थे? उनको उड़ाने के लिए गए थे, लेकिन गलती से उनके पीछे बम फेंका गया। किस पे? किंग्सफोर्ड पर। लेकिन गलती से पीछे वाली गाड़ी पर बम गिर जाती है, कनेडी की गाड़ी पर बम गिर जाती है, उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। चलिएगा, लेकिन इस बम मुजफ्फरपुर बम कांड का परिणाम क्या हो जाता है दोस्तों? तो परिणाम यही होता है कि हमारे हीरो यानी कि 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को फांसी की सजा दी जाती है और प्रफुल्ल चाकी डर से क्या करते हैं? स्वयं को गोली मार करके आत्महत्या कर लेते हैं। खुदीराम बोस युगांतर नामक एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन से जुड़े हुए थे। खुदीराम बोस किस गुप्तकारी संगठन से जुड़े हुए थे? युगांतर नामक गुप्त क्रांतिकारी संस्था से जुड़े हुए थे। चलिएगा, अब देखिए अनुशीलन समिति, और कई बार प्रश्न पूछा गया है, अनुशीलन समिति की स्थापना कब किया गया था? 1913 ईस्वी में किया गया था दोस्तों, और पटना में सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा किया गया था। जल्दी से कमेंट में लिखिएगा, पटना में अनुशीलन समिति का गठन कब किया गया था? जल्दी से बताइएगा, पटना में अनुशीलन समिति का गठन कब किया गया था? 1913 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा किया गया था। क्लियर है? ढाका अनुशीलन समिति के कुछ सदस्य भागलपुर में भी सक्रिय थे। इसमें रेवती नाग सबसे सर्वप्रमुख रहे। ढाका अनुशीलन समिति के सदस्य यदुनाथ सरकार ने बक्सर में युवा क्रांतिकारी को प्रशिक्षण देने का उपाय किया। देखिएगा, अब 3 व्यक्ति का नाम याद रखना है। सबसे पहले सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा गठन किया गया 1913 में अनुशीलन समिति का। भागलपुर में किसके द्वारा किया गया दोस्तों? रेवती नाग के द्वारा किया गया। भागलपुर में किसके द्वारा किया गया? रेवती नाग के द्वारा किया गया। बताइएगा, भागलपुर में अनुशीलन समिति का गठन किसके द्वारा किया गया? रेवती नाग के द्वारा किया गया। बक्सर में अनुशीलन समिति का गठन किसके द्वारा किया गया? यदुनाथ सरकार के द्वारा किया गया। ठोक दीजिए कमेंट में कि भागलपुर में किसके द्वारा किया गया। चलिए, अब देखते हैं कुछ प्रमुख व्यक्ति को जिन्होंने राष्ट्रवादी में प्रमुख भूमिका निभाए हैं बिहार की तरफ से। चलिएगा, देखिएगा, सचिन बख्शी को देखते हैं। 1927 में सचिन बख्शी को बिहार यात्रा करते हुए भागलपुर में गिरफ्तार कर लिया गया था। यह सचिन बख्शी गुप्तकारी अनुशीलन समिति के गुप्तकारी संस्था से जुड़े हुए थे, जिसे भागलपुर में अनुशीलन समिति के प्रचार करने के लिए आए हुए थे यात्रा में, और इसे गिरफ्तार कर लिया गया था। योगेंद्र शुक्ल को पुलिस
मौलानिया डकैती का मुख्य आरोपी समझते थे। याद रखिएगा, योगेंद्र शुक्ल को पुलिस जो है मौलानिया डकैती, एक डकैती हुई थी मौलानिया नामक स्थान पर, उसका मुख्य आरोपी योगेंद्र शुक्ल को समझा जाता था और 1930 में इन्हें गिरफ्तार करके तिरहुत षड्यंत्र केस का मुकदमा चलाया गया था। तो तिरहुत षड्यंत्र केस का मुकदमा किस पे चलाया गया था? योगेंद्र शुक्ल पर चलाया गया था। क्लियर है? चलिएगा अब देखिएगा प्रोफेसर ज्ञान साहा। देखिएगा प्रोफेसर ज्ञान साहा जो थे ये भी राष्ट्रवादी प्रवृत्ति के थे और इन्हें सरकार अतिवादी विचारधारा का क्रांतिकारी समझती थी। यानी कि अतिवादी विचारधारा का क्रांतिकारी किसे समझता था? प्रोफेसर ज्ञान साहा को समझता था। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बीबीआई, बिहार नौजवान सम्मेलन। देखिएगा बिहार नौजवान सम्मेलन कब हुआ? 1929 को। कहां हुआ? मुंगेर में हुआ। बिहार नौजवान सम्मेलन 1929 में कहां हुआ दोस्तों? मुंगेर में हुआ और इसकी अध्यक्षता प्रजापति मिश्र ने किया था। कई बार पूछा गया है बिहार नौजवान सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था? प्रजापति मिश्र ने किया था। कहां किया गया था? मुंगेर में 1929 में किया गया था। क्लियर है? चलिएगा HSRA जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन था दोस्तों, जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन था जो कि चंद्रशेखर आजाद के द्वारा चलाया गया था, इसका बिहार में प्रमुख केंद्र कहां था? छपरा और पटना में था। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी एसोसिएशन का बिहार में कौन कौन से प्रमुख केंद्र थे? छपरा और पटना थे। क्लियर है? चलिएगा अब देखिएगा पटना में बम कांड होता है। पटना में बम कांड होता है और यह बम कांड कब होता है? 1931 में होता है। पटना बम कांड कब हुआ? 1931 को हुआ दोस्तों। और किसके द्वारा किया गया? हजारीलाल और प्रकाश उर्फ सूर्यनाथ चौबे के द्वारा किया गया। क्लियर है? अब देखिएगा एक भवानी मंदिर नाम का गुप्तकर राष्ट्रवादी संस्था बनाई जाती है और यह भवानी मंदिर भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा पटना में गुप्तकारी संस्था बनाई जाती है जो राष्ट्रवादी गतिविधियों से क्या होती है? जो राष्ट्रवादी गतिविधियों से जुड़ी हुई होती है दोस्तों। याद रखिएगा भवानी मंदिर। क्लियर है? चलिएगा भूपेंद्र नाथ दत्त द्वारा पटना में। अब देखिएगा एक मुजफ्फरपुर के रत्नाकर प्रेस से मां की पुकार नाम का एक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। किसका? मां की पुकार। तो मां की पुकार कहां से प्रकाशित किया जाता था? मुजफ्फरपुर के रत्नाकर प्रेस से किया जाता था। पटना बम कांड 1931 को हजारीलाल, बहुत बढ़िया। याद रखिएगा मां की पुकार मुजफ्फरपुर के रत्नाकर प्रेस से प्रकाशित किया जाता था। क्लियर है? और यह भी राष्ट्रवादी गतिविधियों से जुड़ी हुई थी दोस्तों। क्लियर है? चलिएगा अब देखिएगा दोस्तों खिलाफत आंदोलन और बिहार। खिलाफत आंदोलन और बिहार। देखिएगा बिहार में खिलाफत आंदोलन के नेताओं के आग्रह पर मौलाना शौकत अली पटना आए और यही शौकत अली 1999 में 1919 में खिलाफत आंदोलन की स्थापना किया था। तो यह जो खिलाफत आंदोलन के नेता थे शौकत अली, ये क्या आए? खिलाफत आंदोलन के नेताओं के आग्रह पर बिहार के पटना आए तथा 24-25 अप्रैल को पटना में खिलाफत आंदोलन की सफलता के लिए एक सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में ही असहयोग के प्रस्ताव कार्यक्रम को भी प्रस्तुत किया गया क्योंकि खिलाफत आंदोलन से दूसरी ओर कहीं ना कहीं महात्मा गांधी भी जुड़े हुए थे और महात्मा गांधी का जो असहयोग प्रस्ताव था वो भी खिलाफत आंदोलन से ही जुड़ा हुआ था। तो इसी प्रस्ताव में यानी कि मौलाना शौकत अली ने असहयोग प्रस्ताव को भी बिहार के नेताओं के सामने प्रस्तुत किया था। देखिएगा इस सभा में राजेंद्र प्रसाद जो हमारे प्रथम प्रेसिडेंट हुए, ब्रज किशोर प्रसाद, धरणीधर प्रसाद, मजरूल हक, शाह मोहम्मद ने भाग लिया था। इस सभा का हसन इमाम तथा सचिदानंद सिन्हा द्वारा क्या किया गया था? विरोध किया गया था। VVI है दोस्तों, याद रखिएगा VVI है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा बिहार में खिलाफत आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किया गया था? बीपीएससी में कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा किसके द्वारा विरोध किया गया था इस सभा का, यानी खिलाफत आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध बिहार में किसके द्वारा किया गया था? याद रखिएगा हसन इमाम और सचिदानंद द्वारा किया गया था। देखिएगा हमने इसको अंडरलाइन करके भी लिख दिया है। खिलाफत विद्रोह हसन इमाम, किसने विरोध किया था? हसन इमाम तथा सचिदानंद सिन्हा ने किया था और सचिदानंद सिन्हा के द्वारा एक पत्रिका भी प्रारंभ किया गया था जिसका नाम था हिंदुस्तान स्टैंडर्ड पत्रिका। तो हिंदुस्तान स्टैंडर्ड पत्रिका किसके द्वारा चलाया गया था बिहार में? जल्दी से बताइएगा। हिंदुस्तान स्टैंडर्ड पत्रिका बिहार में किसके द्वारा चलाया गया था, प्रकाशित किया जाता था? चलिएगा अब है हमारा बिहार का जान मान शान आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, जिससे आप लोग सभी लोग परिचित होंगे। 1917 में यह आंदोलन चलाया गया था। सत्याग्रह किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। और यह जो चंपारण सत्याग्रह था दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया प्रथम आंदोलन था दोस्तों। प्रथम सत्याग्रह था भारत में, महात्मा गांधी द्वारा भारत में किया गया प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था। चलिए अब इस चंपारण सत्याग्रह का कारण क्या था?
सभी लोग जानते हैं। इसका कारण था कि किसानों को अपनी भूमि के 3/20वें हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य था, यानी कि जबरन किसानों को अपनी भूमि का 3/20 भाग पर नील की खेती करवाया जाता था, जिसे कि 3 कठिया प्रणाली कहा जाता था, किंतु इसके बदले उन्हें उचित लाभ प्राप्त नहीं होता था। अब जब नीलहों के द्वारा यहां शोषण किया जाता था, नील की खेती करवाई जाती थी 3/20 भाग पर, ऐसे कंडीशन में यहां के एक नेता थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल। उन्हीं के कहने पर महात्मा गांधी क्या आते हैं, बिहार आते हैं। तो देखिएगा गांधी का बिहार आगमन 1916 के लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से मिलकर चंपारण के किसानों की समस्या के समाधान के लिए चंपारण आने का अनुरोध किया। एक प्रश्न यहां से भी हर साल पूछे जाते हैं, तो गांधी जी को चंपारण आने के लिए, बिहार आने के लिए अनुरोध किसने किया था? राजकुमार शुक्ल ने किया था। और सर्वप्रथम राजकुमार शुक्ल कहां मिले थे? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से मिले थे। 15 अप्रैल 1917 को गांधी जी चंपारण पहुंचे। एकदम डेट याद रखिएगा बीबीआई। गांधी जी चंपारण कब पहुंचे? 15 अप्रैल 1917 को गांधी जी कहां पहुंचे? चंपारण पहुंचे थे। किसके कहने पर? राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर। दोस्तों क्लियर है? और ये राजकुमार शुक्ल मुरली बरहवा गांव के निवासी थे। राजकुमार शुक्ल कहां के? क्लियर है सर जी? 3/20 क्या है? 3/20 क्या है? 3/20 है कि उसे 20 भाग में जो है 3 भाग जो है वे सरकार को दे दिया जाता था। मतलब 20 अगर भाग है उसमें 3 भाग जो है उस पे सरकार का जो नील की खेती होती थी उसे जो वसूली होती थी, जो लाभ होता था, सरकार लेता था। जो 3/20 भाग कहा जाता था, 3 कठिया प्रथा कहा जाता था। क्लियर है? मुरली बरहवा गांव के निवासी थे। देखिएगा, अब देखिएगा किसानों की उस समय समस्या की थी। जब महात्मा गांधी चंपारण आए तो उन्होंने किसानों की समस्या को सुना। किसानों की समस्या को क्या किया दोस्तों? सुना। तो किसानों ने अपनी समस्या किससे बताया? यानी कि महात्मा गांधी से बताया। तो क्या क्या बताया? उस समय क्या क्या कारण थे दोस्तों? तो सबसे पहले कारण थे कि 3 कठिया व्यवस्था का लागू होना। यानी कि किसानों की समस्या क्या थी? 3 कठिया व्यवस्था लागू होना। और 3 कठिया व्यवस्था मतलब 3/20 भाग पर नील की खेती करना। उसके बाद है तवान। ये तवान क्या था? ये तवान देखिएगा बीबीआई, आप लोग नाम भी नहीं सुने होंगे, बहुत कम लोग सुने होंगे। तवान क्या था? यदि नील की खेती करने में छूट प्राप्त करना हो तो किसानों को तवान नामक कर देना पड़ता था। यानी किसान नील की खेती करना चाहते हैं तो नील की खेती ऐसी फ्री में नहीं कर सकते हैं। नील की खेती करने के लिए उन्हें कंपनी को, अंग्रेजों को एक टैक्स देना पड़ता था, जिसे कि तवान कहा जाता था। तो तवान किससे संबंधित है? नील कर्मियों के द्वारा दिए जाने वाले ब्रिटिश सरकार को टैक्स से संबंधित है। क्लियर है? चलिए, तवान किससे संबंधित है? नील उत्पादकों पर लगाए जाने वाले कर से संबंधित है। प्रश्न पूछा जा सकता है। अब देखिएगा महात्मा गांधी ने इसका जांच किया, जायजा लिया और उन्होंने ब्रिटिश से मांग किया कि जल्द ही यह जो प्रथा है इसको समाप्त किया जाए। और इसके लिए जांच समिति का गठन भी किया गया। और एडवर्ड अल्बर्ट गेट बिहार के तत्कालीन उस समय उपराज्यपाल था, यानी कि जॉर्ज एडवर्ड अल्बर्ट गेट के द्वारा जांच समिति का गठन किया गया, जिसे कि एक कृषि एग्रोनियन समिति कहा गया दोस्तों। चंपारण एग्रोनियन समिति कहा गया दोस्तों, कृषक जांच समिति कहा गया। किसके द्वारा किया गया था? एडवर्ड अल्बर्ट गेट के द्वारा किया गया था। तो प्रश्न पूछा जाएगा चंपारण जांच समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? एडवर्ड अल्बर्ट गेट के द्वारा किया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? एफजी सलाई थे, महाराजा अफजल सलाई थे दोस्तों। इसके सदस्य कौन थे? गांधी जी, एलसी अदामी, राजा हरिहर प्रसाद, डीजे रीड तथा रैनी। इस समिति को, जो समिति गठन किया गया था जांच समिति, उसे चंपारण एग्रोनियन समिति के नाम दिया गया। क्लियर है? इसे क्या नाम दिया गया? चंपारण एग्रोनियन समिति का नाम दिया गया। चलिएगा, अब देखिएगा इस समय जो गांधी जी के प्रमुख सहयोगी थे, जिन्होंने चंपारण आंदोलन में गांधी जी का भरपूर साथ दिया था, वैसे बिहार व्यक्ति कौन कौन थे? बिहार के व्यक्ति तो सबसे पहले तो राजकुमार शुक्ल ने साथ दिया था और इसी के कहने पर गांधी जी आए थे। क्लियर है? चलिए, 20 कट्ठा बराबर 1 बीघा जी, 20 भाग वही है, 20 भाग है। क्लियर है? चलिएगा, हमने कुछ और नहीं कहा, हमने क्या कहा? 20 भाग पर 3 भाग। क्लियर है? 20 कट्ठा बराबर जो होता था 1 बीघा होता था, मतलब कि 1 बीघा में जो है उसका 3 भाग कर दिया जाए, उसको जो है टैक्स देना पड़ जाता था। क्लियर है? चलिएगा, देखिएगा गांधी जी के प्रमुख सहयोगी क्या थे? राजकुमार शुक्ल थे, राजेंद्र प्रसाद थे, अनुग्रह नारायण सिंह थे, मजरूल हक थे, ब्रजकिशोर प्रसाद थे, धरणीधर थे, शंभू शरण थे। ये सभी चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के सहयोगी थे। और राजेंद्र प्रसाद इसी समय गांधी जी से क्या किए थे? मुलाकात किए थे और उनसे रूबरू हुए थे। चलिएगा, अब देखिएगा सत्याग्रह इन चंपारण, और राजेंद्र प्रसाद ने गांधी जी से प्रभावित हुए और सत्याग्रह इन चंपारण लिखे थे। याद रखिएगा, सत्याग्रह इन चंपारण के लेखक कौन थे? क्लियर है? चलिए,
क्लियर है, चलिएगा। तो सत्याग्रह इन चंपारण के लेखक कौन हुए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए। क्लियर है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए। चलिएगा, क्लियर है, चलिए अब देखिएगा असहयोग आंदोलन और बिहार। देखिएगा असहयोग आंदोलन और बिहार, असहयोग आंदोलन और बिहार देखिएगा सितंबर 1920 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा असहयोग प्रस्ताव पारित किया गया था। ये सब आप इंडियन हिस्ट्री में पढ़े होंगे। अब देखिएगा बिहार में असहयोग आंदोलन से कौन कौन से व्यक्ति जुड़े हुए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मजहरुल हक जुड़े हुए थे, राजेंद्र प्रसाद जुड़े हुए थे, और सबसे बड़ी बात कि राजेंद्र प्रसाद असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत तक छोड़ दिया था। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किस बिहार के व्यक्ति ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी प्रमुख नौकरी यानी वकालत की नौकरी से इस्तीफा दे दिया था? तो जल्दी से आंसर दीजिएगा, किसने असहयोग आंदोलन के समय वकालत छोड़ दी थी? जल्दी से आंसर दीजिएगा। उसके बाद ब्रज किशोर प्रसाद, मोहम्मद शफी, ये सभी बिहार में असहयोग आंदोलन से जुड़े हुए थे। क्लियर है, चलिएगा, बहुत बढ़िया। देखिएगा उसके बाद देखिएगा बाबू बजरंग सहाय ने असहयोग आंदोलन के समय लॉ कॉलेज छोड़ दिया। जो बाबू बजरंग सहाय थे उन्होंने क्या किया था? लॉ कॉलेज छोड़ दिया था। बाबू बजरंग सहाय लॉ कॉलेज को छोड़ दिया था असहयोग आंदोलन के समय। सैयद मोहम्मद ने पटना लॉ कॉलेज को छोड़ दिया था। तीन व्यक्ति नाम याद रखना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, बहुत बढ़िया, रजनीदास, वैभव राजा, पूजा पिहू। राजेंद्र प्रसाद ने वकालत छोड़ दी, बाबू बजरंग सहाय ने कॉलेज छोड़ दिया, पटना लॉ कॉलेज ने, सैयद मोहम्मद ने पटना लॉ कॉलेज। डायलॉग सुने हैं ना कि पारो ने क्या, तो देवदास का डायलॉग है कि पारो ने कहा शराब छोड़ दो ऐसे करके, और मतलब कुछ ऐसा डायलॉग नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है, वही है जो शाहरुख खान बोलता है। तो उसी बात है कि राजेंद्र प्रसाद ने वकालत छोड़ दी, है ना, बाबू बजरंग सहाय ने लॉ कॉलेज छोड़ दिया, और सैयद मोहम्मद ने पटना कॉलेज छोड़ दिया। और देखिए ये जो राहुल संक्रियन तायन थे दोस्तों, असहयोग आंदोलन के समय छपरा में सक्रिय थे। तो छपरा में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था? कौन सक्रिय था? जल्दी से बताइएगा। छपरा में असहयोग आंदोलन किसके नेतृत्व में करवाया जा रहा था? सौम्या लता जी। सर 1000 मॉडल हिस्ट्री का पीडीएफ अवेलेबल है? बिल्कुल अवेलेबल है, क्लासेस हो रही है, और जैसे जैसे क्लासेस हो रही है उसका पीडीएफ दिया जा रहा है। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, उस पर संपर्क करिएगा, या हमारे नंबर पर संपर्क करिएगा, आपको पीडीएफ मिल दिया जाएगा। देखिएगा तो छपरा में असहयोग आंदोलन के समय कौन सक्रिय थे? जल्दी से बताइएगा। बहुत बढ़िया, देवदास का जी, क्लियर है। सौम्या लता जी मैंने आंसर दे दिया है। आपको अगर नोट्स 1000 क्वेश्चन चाहिए, 9 बजे क्लास होती है, आपको जैसे जैसे क्लास होती है प्रत्येक दिन वैसे वैसे नोट्स दिया जाता है। ये हमारा नंबर है सौम्या लता जी, 7909014952। नोट कर लीजिए, इस पे आप हमसे नोट्स मांग लीजिएगा। क्लियर है, चलिएगा, बहुत बढ़िया। राहुल संक्रायन के नेतृत्व में। अगला देखिए दोस्तों, सदाकत आश्रम, बहुत इंपॉर्टेंट। सदाकत आश्रम देखिएगा, पूछा जाता है प्रश्न में कि बिहार में सदाकत आश्रम की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? मजरूल हक के द्वारा किया गया था। मजरूल हक के द्वारा किया गया था दोस्तों। सदाकत आश्रम की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? जल्दी से बताइएगा। और मजरूल हक के द्वारा ही समाचार पत्र दी मदरलैंड का प्रकाशन किया गया था। यह भी प्रश्न पूछा गया है कि दी मदरलैंड समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? मजरूल हक के द्वारा किया गया था दोस्तों। तो सदाकत आश्रम की स्थापना मजरूल हक के द्वारा किया गया था। और दी मदरलैंड पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? मां ने कहा शराब छोड़ दो, पारो ने कहा घर छोड़ दो, और किसने कहा दुनिया छोड़ दो। कुछ ऐसे डायलॉग था, हमको याद नहीं आ रहा, बहुत बढ़िया डायलॉग था। तो दी मदरलैंड का प्रकाशन किसने किया था? सर बताइए। सौम्या लता जी मैं बता चुका हूं कि पीडीएफ के लिए आप हमारे नंबर पर संपर्क करिए। सौम्या लता जी आप सुन रही हैं, हमारा नंबर लिख लीजिए, लिखिएगा 7909014952। नंबर लिख लीजिए, यहां पे आपको पीडीएफ मिलेंगे। क्लियर है, चलिएगा, मैसेज कीजिएगा। बिहार विद्यापीठ देखिएगा, बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 6 फरवरी 1921 को महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। बिहार में बिहार विद्यापीठ की स्थापना किसके द्वारा किया गया? जल्दी से बताइएगा। और इसके कुलाधिपति मजरूल हक को बनाया गया। यही मजरूल हक जिन्होंने सदाकत आश्रम की स्थापना किया था और समाचार पत्र दी मदरलैंड का प्रकाशन किया था। इसके नाम पर पटना में मजरूल हक स्टेडियम भी है, जो लोग पटना में होंगे जानते होंगे। क्लियर है, चलिएगा। कुलपति ब्रज किशोर प्रसाद को बनाया गया था। अब देखिएगा, कौमी सेवक दल की स्थापना किया गया था दोस्तों। कौमी सेवक दल की स्थापना नवंबर 1921 में किया गया था बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के तहत से। और हमने बताया था कि बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की गठन कब किया गया था? जल्दी से बताइएगा कब किया गया था। मैंने बताया था बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का गठन कब किया गया था? 1906 में किया गया था, पटना में किया गया था। चलिए अब देखिएगा, असहयोग आंदोलन का व्यापक प्रभाव वाले क्षेत्र। अब बिहार में किन किन क्षेत्रों पर असहयोग आंदोलन का व्यापक प्रभाव पड़ा था? देखिएगा, सर्वाधिक प्रभाव मुजफ्फरपुर और शाहबाद जिले में पड़ा था। और मुजफ्फरपुर में असहयोग आंदोलन का कौन नेतृत्व कर रहा था? जल्दी से बताइएगा। क्लियर है,
बाबूजी ने कहा गांव छोड़ दो, सबने कहा पारो को छोड़ दो, पारो ने कहा शराब छोड़ दो, आज तुमने कह दिया हवेली छोड़ दो, एक दिन आएगा जब वो कहेंगे दुनिया ही छोड़ दो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आखिर आपने सुना ही दिया। देखिएगा, असहयोग आंदोलन का व्यापक प्रभाव क्षेत्र मुजफ्फरपुर और शाहबाद के जिले में पड़ा था, और बिहार में असहयोग आंदोलन का केंद्र कहां था दोस्तों? पटना में था। बिहार में असहयोग आंदोलन का केंद्र कहां था? पटना में था। बहुत बढ़िया दिलीप कुमार, 1906 में। क्लियर है? मुजफ्फरपुर में कौन नेतृत्व कर रहे थे असहयोग आंदोलन के? राहुल शंकरितायन कर रहे थे। और असहयोग आंदोलन का केंद्र कहां है बिहार में? पटना में था दोस्तों। क्लियर है? देखिएगा, असहयोग आंदोलन के दौरान ही भागलपुर में झंडा कांड हुआ था। झंडा कांड कहां हुआ था दोस्तों? जल्दी से बताइएगा, झंडा कांड कहां हुआ था? भागलपुर में हुआ था। कहां हुआ था? भागलपुर में हुआ था। किस आंदोलन के समय? असहयोग आंदोलन के समय झंडा कांड हुआ था। क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलिएगा, देखिएगा, अगला है दोस्तों 12वां बिहार प्रांतीय सम्मेलन। देखिएगा, 12वां बिहार असहयोग आंदोलन के समय ही 12वां बिहार प्रांतीय सम्मेलन 1920 में किया गया था दोस्तों। और हमने बताया था, जल्दी से बताइएगा, कि पहला बिहार प्रांतीय सम्मेलन कब किया गया था? जल्दी से बताइएगा, पहला बिहार प्रांतीय सम्मेलन कब किया गया था? जल्दी से बताइएगा, कब किया गया था? पहला बिहार प्रांतीय सम्मेलन कब किया गया था? जल्दी से बताइएगा। तो 12वां बिहार प्रांतीय सम्मेलन 1920 में किया गया था भागलपुर में, और अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। इस प्रांतीय सम्मेलन में ही असहयोग आंदोलन का समर्थन किया गया था। तो असहयोग आंदोलन का समर्थन किस बिहार के किस प्रांतीय सम्मेलन में किया गया था? 12वां बिहार प्रांतीय सम्मेलन में किया गया था। इसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद ने किया था। क्लियर है? चलिएगा, बहुत बढ़िया। देखिएगा, ब्रिटेन के राजकुमार प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना आगमन। ब्रिटेन का एक राजकुमार पटना भी आता है। कब आता है? असहयोग आंदोलन के दौरान। पूछा जाएगा कि ब्रिटेन के राजकुमार प्रिंस ऑफ वेल्स पटना कब आए थे? याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन के दौरान आए थे 1921 ईस्वी में, और इसका जमकर विरोध हुआ था। ये भी बकलोलबा कहियो नहीं आया तब जब बिहार में असहयोग आंदोलन की लहर एकदम पूरी गूंज रही थी। उस समय ये बिहार घूमने के लिए आया बकलोलबा। कौन बकलोलबा? तो राजकुमार प्रिंस ऑफ वेल्स असहयोग आंदोलन के समय बिहार में आ गया पगलवा। इसका क्या किया गया? विरोध में पूरे शहर में हड़ताल किया गया, जमकर प्रचार किया गया। हम तो रहते तो इसके मुंह पर काली की पोत की आधा मोच मोड़ करके गधा पर बैठा करके पूरा पटना घुमाते। क्लियर है? चलिएगा, तो राजकुमार वेल्स की पटना आगमन होता है असहयोग आंदोलन के समय। देखिएगा, बिहार में असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। क्लियर है? चलिए, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। देखिएगा, व्यक्ति है और जिले से हैं। देखिएगा, मुंगेर में कौन संबंधित थे? शाह मोहम्मद जुबेर। याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन में मुंगेर से कौन संबंधित थे? शाह मोहम्मद जुबेर। यानी कि यह मुंगेर में जो है असहयोग आंदोलन के नेता थे। पटना में कौन थे? गुलाम इमाम। और मोतिहारी में कौन थे? गोरख प्रसाद। इनमें सबसे बीबीआई मुंगेर वाला है कि असहयोग आंदोलन के समय मुंगेर के नेता कौन थे? शाह मोहम्मद जुबेर थे। देखिएगा, असहयोग आंदोलन के समय ही, नोट में लिखा है, इसका मतलब इंपॉर्टेंट है, असहयोग आंदोलन के समय में ही फुलवारी शरीफ में मौलाना सज्जाद के द्वारा इमारत सरिया नामक संस्था का गठन हुआ। तो इमारत सरिया नामक संस्था का गठन किसने किया था? मौलाना सज्जाद ने किया था। इमारत सरिया नामक संस्था का गठन किया था। क्लियर है? चलिएगा, अब नेक्स्ट है दोस्तों बिहार में स्वराज पार्टी। अब ज्यादा नहीं, 5 से 10 मिनट और लगेगा, समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। सब लोग हंसी कर रहे हैं। चलिएगा, समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। अब हम लोग समाप्त करेंगे, मतलब कि अब थोड़ा सा और बचा हुआ है, 5 से 6 मिनट और लगेगा। 5 से 6 मिनट और आप लोग दिल थाम कर बैठिए, यह सेशन बिहार हिस्ट्री समाप्त हो जाएगा। कांग्रेस का 38वां अधिवेशन गया में संपन्न हुआ। याद रखिएगा, आप लोग सभी जानते हैं कांग्रेस का 38वां अधिवेशन गया में संपन्न हुआ था। किसने अध्यक्षता किया था? जस्ट हमने बताया था। 12 किसने अध्यक्षता किया था? जल्दी से बताइएगा। चलिएगा, गया में संपन्न हुआ, जिसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था दोस्तों। क्लियर है? चलिएगा, 28वां कहां हुआ था? 28वां पटना के बांकीपुर में हुआ था। अध्यक्षता आर एन मधोलकर ने किया था। प्रमुख विवाद, देखिएगा, इस अधिवेशन में सबसे प्रमुख सवाल विधान परिषद में प्रवेश को लेकर था। स्थापना, बिहार में स्वराज पार्टी की स्थापना फरवरी 1923 में किया गया था दोस्तों, इलाहाबाद में। अच्छा, ये इंडिया के संदर्भ में दे दिया गया। चलिएगा, इंडिया के संदर्भ में फरवरी 1930 में इलाहाबाद में किया गया था, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू एवं विठल भाई पटेल के द्वारा। क्लियर है? चलिएगा, स्वराज पार्टी का गठन कब किया गया था? जल्दी से बताइएगा, कहां किया गया था? बिहार में भी फरवरी 1923 को गठन किया जाता है, और इसके अध्यक्ष कौन बने? नारायण प्रसाद। तो बिहार में स्वराज पार्टी का गठन कौन करते हैं? नारायण प्रसाद करते हैं। चलिएगा, बिहार में स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? नारायण प्रसाद थे। नोट में देखिएगा, बिहार में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में 1923 में स्वराज दल की शाखा का गठन किया जाता है।
स्वराज दल का गठन किसके द्वारा किया जाता है? श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया जाता है। जल्दी से बताइएगा, स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसके द्वारा किया जाता है? श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया जाता है। क्लियर है? चलिए सर, दिल थाम कर नहीं, भूख थाम कर बैठे हुए, हमको भी भूख क्या, हमको प्यास भी लगा हुआ है। देखिए पानी भी समाप्त है, बिना पानी का पढ़ा रहे हैं घंटा से। चलिएगा, हम तो आप तो भूख त्याग के बैठे हुए, हम पानी भी भूल करके बैठे हुए हैं। देखिए साइमन कमीशन और बिहार, नेक्स्ट है साइमन कमीशन और बिहार। देखिएगा साइमन कमीशन सबसे इंपोर्टेंट, पटना कब आया? 12 दिसंबर 1928 को। जल्दी से कमेंट में करिएगा। बहुत बढ़िया, श्री कृष्ण सिंह वैभव राजा। साइमन कमीशन पटना कब आया? 12 दिसंबर 1928 को साइमन कमीशन पटना आया दोस्तों। साइमन कमीशन 12 दिसंबर 28 को पटना पहुंचा। बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए 9 दिसंबर को अनुग्रह नारायण सिन्हा की अध्यक्षता में बिहार प्रांतीय सम्मेलन पटना में हुआ था। क्लियर है? चलिएगा, अब है सविनय अवज्ञा आंदोलन और बिहार। देखिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन और बिहार, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन बिहार में कब प्रारंभ हुआ था? सॉरी, सारण तथा चंपारण में 6 अप्रैल 1930 को हुआ था, जो कि भारत में भी हुआ था, पूरे बिहार भारत के कई क्षेत्रों में हुआ था 6 अप्रैल 1930 को। लेकिन सर्वप्रथम कहां हुआ? सारण यानी कि चंपारण में हुआ था। और नमक सत्याग्रह 15 अप्रैल 1930 को पटना में किया गया था। याद रखिएगा, नरवास पिंड नामक स्थान पर बिहार में नमक सत्याग्रह कहां किया गया था? नरवास पिंड में किया गया था। 15 अप्रैल 1930 को किया गया था। लेकिन साबरमती दांडी में कब किया गया था? 6 अप्रैल 1930 को, यानी कि बहुत दिन के बाद यहां पे बिहार में पटना में 15 अप्रैल 1930 को। और अगर भारत के संदर्भ में देखेंगे तो 6 अप्रैल, आप लोग सभी जानते होंगे, 6 अप्रैल 1930 को किया गया था दोस्तों। क्लियर है? चलिएगा, सॉरी 12 मार्च को किया गया था, 6 अप्रैल को सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया था और 15 अप्रैल को बिहार में किया गया था नरवास पिंड नामक स्थान पर। दांडी यात्रा में गांधी के साथ बिहार के गिरधारी चौधरी उर्फ कारू बाबू ने भाग लिए थे। दांडी यात्रा में बिहार के किस व्यक्ति ने भाग लिया था? तो याद रखिएगा, गिरधारी चौधरी, जिसका नाम कारू बाबू था, भाग लिया था। जल्दी से कमेंट करिएगा, दांडी यात्रा के समय बिहार के किस व्यक्ति ने भाग लिया था? जल्दी से बताइएगा, दांडी यात्रा के समय बिहार के किस व्यक्ति ने भाग लिया था? देखिएगा, स्वदेशी संघ की स्थापना, स्वदेशी संघ की स्थापना मई 1930 में पटना में हुआ था। अध्यक्षता अली इमाम ने किया था। क्लियर है? चलिएगा, स्वाधीनता दिवस देखिएगा, 26 जनवरी 1930 को बिहार में स्वाधीनता दिवस मनाया गया। और आप सभी जानते हैं 26 जनवरी 1930 को ही पंडित नेहरू द्वारा रावी नदी के तट पर तिरंगे को फहराया गया था और उसी दिन से प्रत्येक वर्ष स्वाधीनता दिवस मनाया गया। अनुग्रह नारायण सिंह द्वारा पटना में राष्ट्रीय झंडा फहराया गया था। सर्वप्रथम राष्ट्रीय झंडा बिहार में किसके द्वारा फहराया गया था? अनुग्रह नारायण सिंह के द्वारा पटना में राष्ट्रीय झंडा फहराया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बिहार में सोडा से नमक बनाने तथा चौकीदारी कर न देने के लिए सत्याग्रह के लिए गांधी जी से अनुमति मांगी थी। राजेंद्र प्रसाद ने सोडा से नमक बनाने के लिए, याद रखिएगा, सोडा से नमक बनाने तथा चौकीदारी कर न देने के लिए बिहार में सत्याग्रह प्रारंभ करें कि नहीं करें, ये कौन किया था? अनुमति मांगा था। देखिएगा, मुजफ्फरपुर में सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट वीवीआई, मुजफ्फरपुर में सत्याग्रह का नेतृत्व राम दयालु सिंह, जनकधारी प्रसाद, ठाकुर रामानंद सिंह के द्वारा किया गया था। इनमें से जो भी ऑप्शन हो गए आपके ऑप्शन में सही होंगे। तो मुजफ्फरपुर में सत्याग्रह किसने किया था? याद रखिएगा। देखिएगा, दरभंगा में सत्याग्रह किसने किया था? श्री सत्यनारायण सिंह के नेतृत्व में। याद रखिएगा, दरभंगा में श्री सत्यनारायण सिंह के द्वारा किया गया था। श्री सत्यनारायण सिंह और रामानंदन मिश्रा को दरभंगा में इसके विरुद्ध गिरफ्तार भी कर लिया था। याद रखिएगा, पटना में सत्याग्रह किसने किया था? अंबिकांत सिंह ने किया था। पटना में किसके द्वारा किया था सत्याग्रह? जल्दी से बताइएगा, पटना में किसके द्वारा किया गया था? अंबिकांत सिंह के द्वारा किया गया था। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, पटना में किसके द्वारा सत्याग्रह किया गया था? चलिएगा, जल्दी से बताइएगा, पटना में किसके द्वारा किया गया था? चलिएगा, अगला देखिएगा, मुंगेर में किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। मुंगेर में सत्याग्रह श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। पिंकी कुमारी जी बस 5 मिनट और चलेगी। मुंगेर में श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। श्री कृष्ण सिंह को बेगूसराय में गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल भेज दिया गया था। बढ़ैया में नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? शाह मोहम्मद जुबेर और नेमधारी सिंह के द्वारा किया गया था। क्लियर है? भागलपुर में किसके द्वारा किया गया था? भागलपुर में महादेव शरीफ और दीप नारायण अग्रवाल के द्वारा किया गया था। अब देखिएगा, नोट संबंधित कुछ प्रमुख बातें देखिएगा। बिहार में सर्वमान्य राष्ट्रीय नेता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को छपरा में गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल भेज दिया गया था इसी सत्याग्रह के दौरान। सविनय अवज्ञा आंदोलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्यक्रम करबंदी आंदोलन था। बिहार में चौकीदारी करबंदी अभियान शुरू किया गया था। अब देखिएगा,
इनमें कुछ महिलाओं का भी योगदान रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन में। देखिएगा तो कौन कौन, श्रीमती सरस्वती देवी और श्रीमती साधना देवी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में पहली बार 2 महिलाएं गिरफ्तार की गई थी, श्रीमती सरस्वती देवी और श्रीमती साधना देवी। चंद्रावती देवी ने गया में चौकीदारी टैक्स नहीं देने पर बल दिया था। किसने? चंद्रावती देवी ने। अगला सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिएगा, नंगी हड़ताल। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय छपरा के कैदियों ने नंगी हड़ताल किया था, नग्न होकर के अपनी वस्त्रों को उतार करके सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में क्या किया था? नंगी हड़ताल किया था। तो बिहार के किस स्थान पर सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय नंगी हड़ताल किया गया था? जल्दी से बताइएगा, चलिएगा देखिएगा। उसके बाद बिहार में केंद्रीय रिलीफ कमेटी का गठन किया गया था 1934 में। जब 1934 में बिहार में एक भीषण भूकंप आया था और इसी में भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए 1934 में बिहार केंद्रीय रिलीफ कमेटी का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी एकदम VVI है दोस्तों, लिख लीजिएगा, एकदम VVI है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में किया गया, जिसे हिंदी में बिहार समाजवादी पार्टी भी कहा जाता है। जो आज जागेगा वो पाएगा, जो अंत तक होंगे दोस्तों कुछ ना कुछ सीख करके जाएंगे, कुछ ना कुछ क्या पूरा बिहार मॉडर्न हिस्ट्री पूछ के जाएंगे। देखिएगा बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में किया गया था। संस्थापक गंगा सदन सिंह, राम वृक्ष बेनीपुरी, रामानंद मिश्रा, ये सभी इनके संस्थापक सदस्य थे दोस्तों। योगेंद्र शुक्ल, अब्दुल बारी, कर्पूरी ठाकुर इनके अन्य सदस्य। याद रखिएगा, यदि देखिएगा इसमें 2 तरह के प्रश्न है। यदि बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन पूछा जाएगा तो आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिएगा। लेकिन अगर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस समाजवादी पार्टी पूछा जाए तो आपका आंसर 1934 होगा दोस्तों। और इस याद रखिएगा, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन याद रखिएगा, इसका पहला सम्मेलन पटना में किया गया था और इसके संस्थापक आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण थे दोस्तों। क्लियर है? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। अब देखिएगा बिहार विधानसभा चुनाव 1937 होता है दोस्तों। बिहार में पहला भारतीय मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है 1 अप्रैल 1937 को। बिहार में पहली भारतीय मंत्रिमंडल का गठन कब किया जाता है? 1 अप्रैल 1937 को किया जाता है। किसके द्वारा? मोहम्मद यूनुस के द्वारा। कांग्रेस ने इस आंतरिक मंत्रिमंडल का विरोध किया था दोस्तों। फलस्वरूप मोहम्मद यूनुस ने क्या किया? त्याग पत्र दे दिया। क्लियर है? मोहम्मद यूनुस ने जब त्याग पत्र दे दिया तो श्री कृष्ण सिंह, देखिएगा श्री कृष्ण सिंह मोहम्मद यूनुस के आंतरिक मंत्रिमंडल के त्याग पत्र के 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस का मंत्रिमंडल का गठन किया गया। तो कांग्रेस ने किसके नेतृत्व में सर्वप्रथम मंत्रिमंडल का गठन किया था? श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में किया था दोस्तों। और श्री कृष्ण सिंह का मंत्रिमंडल में अध्यक्ष श्री राम दयालु सिंह थे और उपाध्यक्ष प्रोफेसर अब्दुल बारी थे। तो किसके नेतृत्व में सर्वप्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल बिहार में गठन किया गया? श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में। बिहार मंत्रिमंडल का त्यागपत्र अब देखिएगा, अब क्या होता है? बिहार मंत्रिमंडल ने 15 फरवरी 1938 को क्या होता है? त्यागपत्र दे देता है। किसके कारण? राजनीतिक बंदियों की रिहाई के प्रश्न पर। और संपूर्ण कांग्रेस के मंत्रिमंडल त्यागपत्र देता है, आप सभी जानते हैं। और बिहार में भी त्यागपत्र दे दिया जाता है। देखिएगा बिहार के मंत्रिमंडल द्वारा प्रमुख समिति श्रम जांच समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, शिक्षा पुनर्गठन समिति KT शाह, हिंदुस्तानी समिति मौलाना अबुल कलाम आजाद। चलिएगा अब देखिएगा बिहार में मुस्लिम लीग की स्थापना सभी लोग जानते हैं। गया में जिन्ना द्वारा 1908 में गया में मुसलमानों की एक बड़ी सभा को संबोधित किया गया और यहीं पर औपचारिक रूप से मुस्लिम लीग का गठन किया गया। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन 1938 में पटना में किया गया, जिसकी अध्यक्षता अली जिन्ना ने स्वयं किया था। क्लियर है? चलिएगा तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का कौन सा अधिवेशन पटना में हुआ था? जल्दी से बताइएगा। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का कौन सा जो है सम्मेलन पटना में हुआ था? देखिएगा तो याद रखिएगा 26वां सम्मेलन। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ 28 नवंबर 1940 को हुआ था और भारत में 11 अक्टूबर 1940 को हुआ था। प्रथम सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह थे। बिहार के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? VVI। बिहार के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे। द्वितीय सत्याग्रही कौन थे? अनुग्रह नारायण सिंह थे। प्रथम सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह थे। द्वितीय सत्याग्रही अनुग्रह नारायण सिंह थे। गया में सत्याग्रही गौरी शंकर सिंह थे। नालंदा में श्याम नारायण सिंह थे। क्लियर है? चलिएगा इस सत्याग्रह में महिलाएं जो गिरफ्तार हुई थी उनका नाम था प्रियंका देवी, जगत रानी देवी, जानकी रानी देवी। और इसी समय जयप्रकाश दिवस 10 मार्च 1940 को मनाया गया था। क्लियर है? और उसके बाद देखिएगा द बिहार हेरोल्ड पटना से प्रकाशित होने वाला अंग्रेजी अखबार था। इसकी चर्चा हम लोग बिहार के प्रमुख अखबार में करेंगे। देखिएगा अब पाकिस्तान दिवस
पाकिस्तान दिवस जो कि आप जानते हैं 23 मार्च 1941 को मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया। 27 अप्रैल को हिंदू महासभा द्वारा पाकिस्तान प्रस्ताव का विरोध किया गया। परिणाम स्वरूप बिहार शरीफ में भयंकर दंगे हुए थे। क्लियर है, बिहार शरीफ में भयंकर दंगे हुए थे। चलिएगा, बिहार शरीफ में सांप्रदायिक दंगे पर गांधी जी ने शांति की अपील करते हुए कहा था कि अभी बिहार ऐसा प्रांत है, अभी बिहार ही ऐसा प्रांत है हमें रास्ता दिखा सकता है एवं हमारे लिए उदाहरण बन सकता है। यह किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। अब हमारा अंतिम है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का योगदान। देखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? 8 अगस्त 1942 को किया गया। बिहार के प्रमुख नेता राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, श्री कृष्ण सिंह, माथुरा बाबू। 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर लिया गया। इन सभी बिहार के नेताओं को अगले ही दिन क्या कर लिया गया? नजरबंद कर लिया गया। क्लियर है? चलिएगा, अब देखिएगा, पटना में सचिवालय गोलीकांड। पटना में स्थित सचिवालय में गोलीकांड कब हुआ था? बीबीआई 11 अगस्त 1942 को हुआ था। तत्कालीन जिलाधिकारी WG आर्चर के आदेश पर पुलिस निहत्थे छात्रों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसमें कितने छात्र शहीद हुए? 7 छात्र शहीद हो गए। ये 7 छात्र कौन कौन थे? देखिएगा दोस्तों, 7 छात्र कौन कौन थे? उमाकांत प्रसाद सिन्हा, रामानंद सिन्हा, राम गोविंद सिन्हा, राजेंद्र सिन्हा, सतीश प्रसाद झा, देवीपत चौधरी, जगपति कुमार। ये 7 छात्र पटना गोलीबारी सचिवालय कांड 11 अगस्त 1942 को क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। बलदेव सहाय ने, देखिएगा, बलदेव सहाय का इसमें त्यागपत्र दे दिया गया। बलदेव सहाय ने सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता पद से त्यागपत्र दे दिया था। याद रखिएगा, किसने त्यागपत्र दे दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय बलदेव सहाय ने त्यागपत्र दे दिया था। ध्रुव कुमार 13 अगस्त को कटिहार थाने पर झंडा फहराते समय 13 वर्षीय बालक ध्रुव कुमार को पुलिस ने गोली मार दी। ध्रुव कुमार जो कि 13 वर्षीय बालक था, उसको गोली मार दिया कटिहार में झंडा फहराते समय। क्लियर है? आजाद दास्ता देखिएगा, मार्च 1943 में जयप्रकाश नारायण के द्वारा नेपाल के राजविलास जंगल में आजाद दास्ता का गठन किया जाता है। सरदार नित्यानंद सिंह इस दस्ते में शामिल युवकों को प्रशिक्षण करते हैं और आजाद दास्ता से प्रेरित होकर बिहार के भागलपुर में ऐसी अनेक संगठनों की स्थापना की गई और युवाओं को इसमें अधिक जोड़ा गया। भागलपुर में CRM सिंह के द्वारा आजाद दास्ते का गठन किया गया दोस्तों। और यह हमारा समाप्त हो गया बिहार का मॉडर्न हिस्ट्री। क्लियर है? आज हम लोगों ने बिहार का संपूर्ण मॉडर्न हिस्ट्री समाप्त कर लिया गया है। जितने भी आवश्यक जुड़े हुए फैक्ट थे, सभी फैक्टों का अध्ययन कर लिया गया है। क्लियर है? सभी फैक्टों का अध्ययन कर लिया गया है दोस्तों। अब देखिएगा, इनसे अधिक किसी भी प्रकार का प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। आप इसी के नोट्स को बार बार क्या करेंगे? रिवीजन करते रहेंगे। आपका बिहार का पार्ट समाप्त हो गया है हिस्ट्री का। चलिएगा, और यहां से कम आपको 10 से 12 प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब हमने तो मेहनत से पढ़ा दिया, अब आवश्यकता है कि आप इसे कितने मेहनत से, कितने लगन के साथ पढ़ते हैं और रिवीजन करते हैं। क्योंकि हमें पता है कि आप एक ही दिन में इतने सारे फैक्ट को याद नहीं कर पाए होंगे, लेकिन फिर भी बार बार रिवीजन करेंगे तो जरूर याद होगा। क्लियर है? तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की समाप्त करते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।